इसमें देखो बच्चा ये है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिर्फ 3a डिस्टेंस के अंदर है। दिस मच स्पेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट मींस इस तरफ इस बॉक्स के आउटसाइड कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, b इक्वल टू 0 ऑन द राइट साइड, और इस बॉक्स के लेफ्ट साइड पर भी 0 मैग्नेटिक फील्ड। सिर्फ इतने पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड दिया जा रहा है इनसाइड क्रॉस के फॉर्म में, यूनिफॉर्म विड्थ इसकी 3a, स्क्वायर लूप जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल R और इसकी डायमेंशन a, और ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट से मूव कर रहा है। इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसमें हमें 3 ग्राफ इसमें ड्रॉ करने हैं आपको ना। ग्राफ मतलब आपको ग्राफ प्लॉट करने हैं, प्लॉट करना है आपको फ्लक्स एंड टाइम का ग्राफ। इस लूप के लिए जो फ्लक्स पास करेगा और टाइम के साथ कैसा ग्राफ आएगा, ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ। और तीसरा चीज, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स भी लग रही होगी इसके ऊपर, उस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू वर्सेस टाइम ग्राफ, एंड देन फाइनली एक्सटर्नल पावर वर्सेस टाइम ग्राफ। ये 4 ग्राफ प्लॉट करने हैं इसके। कि जैसे जैसे ये लूप आगे मूव करेगा वैसे वैसे फ्लक्स और टाइम में कैसा ग्राफ आएगा, ईएमएफ और टाइम में कैसा ग्राफ आएगा, एक्सटर्नल फोर्स जो रिक्वायर्ड होगा इसके वेलोसिटी को कांस्टेंट करने के लिए उसका और टाइम का ग्राफ, और सिमिलरली एक्सटर्नल पावर जो रिक्वायर्ड होगी वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए उसके और टाइम के बीच का ग्राफ। ये 4 चीजें प्लॉट करनी है। तो देखो रीजनिंग आप क्या दोगे इसमें, लाइक पहले फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ ले या फिर उसके बाद ईएमएफ वर्सेस टाइम। स्टार्ट करेंगे यार फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ से। उसमें ये कह सकते हो ना यार कि कुछ टाइम के बाद जब ये लूप थोड़ा सा इनसाइड होगा इसके, अभी तो कंप्लीटली आउटसाइड है और जहां पर है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो राइट नाउ इस टाइम पर इसके लिए फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी। सो वी विल स्टार्ट विद द 0 फ्लक्स, बट जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट से चलेगा तो कुछ टाइम के बाद ये लूप कुछ डिस्टेंस फॉरवर्ड मूव कर चुका होगा। दैट मींस इसको हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे आफ्टर सम टाइम t, तो इसका कुछ सेगमेंट, कुछ पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड होगा और कुछ पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के आउटसाइड होगा। और अगर इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी थी, जैसा क्वेश्चन में कह रहे हैं वेलोसिटी कांस्टेंट v नॉट मेंटेन की गई थी, तो ये v नॉट मल्टीप्लाइड बाय t, इतना डिस्टेंस इनसाइड आएगा, तो v नॉट इंटू टी, और ये वाली डायमेंशन a, तो इतने एरिया से फ्लक्स पास करेगा बिकॉज ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वाला पोर्शन है, बाकी का एरिया मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड में है वो वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो ये a मल्टीप्लाइड बाय v नॉट टी, a इंटू वी नॉट टी एंड मल्टीप्लाइड बाय दिस मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि फ्लक्स की वैल्यू बन जाएगी मैग्नेटिक फील्ड b और एरिया विच इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड विच इज v नॉट टी मल्टीप्लाइड बाय a। ये आपका फ्लक्स आ जाएगा जब ये लूप एंटर करेगा। एंड ऑब्वियसली ये फ्लक्स टाइम के साथ लीनियरली रिलेटेड है, फ्लक्स और टाइम के बीच डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा फ्लक्स के लिए। बट ये ग्राफ कितने टाइम तक के लिए रहेगा, तो ये ग्राफ सिर्फ उतना ही टाइम तक प्लॉट करोगे जितने टाइम तक ये लूप इसके इनसाइड कंप्लीटली नहीं आ जाता। और कंप्लीटली इनसाइड आने में जो टाइम लगेगा इसको, अगर इसकी साइड लेंथ a है तो कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आने में इसको a डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा विद वेलोसिटी v नॉट, तो वो टाइम लिखा जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट a एंड डिवाइडेड बाय दिस वेलोसिटी v नॉट, जिस टाइम के बाद ये कंप्लीटली इनसाइड होगा। और जब ये कंप्लीटली इनसाइड होगा तो वो सिचुएशन बनेगी मैक्सिमम फ्लक्स की, बिकॉज मैक्सिमम एरिया इज नाउ इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, दैट मींस कि मैक्सिमम फ्लक्स उसका उस टाइम पर आ गया। और जब तक ये लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही रहेगा तब तक इसके फ्लक्स में कोई चेंजेस नहीं आ रहे होंगे। मींस
यहां से लेकर के और वो सिचुएशन जब ये लूप मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलना स्टार्ट करेगा, उतनी देर के लिए फ्लक्स कांस्टेंट दिखाओगी। मतलब इसकी राइट वाली एज, जो राइट वाली एज है वो यहाँ को टच कर जाए, राइट वाली एज यहाँ टच कर जाए, और उसके लिए इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा अगर कैलकुलेट करके देखा जाए। तो स्टार्टिंग में राइट वाला एज इसका यहाँ पर है, राइट वाली एज यहाँ पर है, और वो राइट वाली एज को अगर हम यहाँ लाना चाहते हैं, मतलब 3a डिस्टेंस मूव करना चाहते हैं, इसका राइट वाला साइड अगर वो यहाँ आना चाहता है, दैट मीन्स कि टोटल 3a डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो वो टाइम लिखा जाएगा आपका 3a डिवाइडेड बाय v नॉट, और इतने इंटरवल में फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट दिखाएगी। और इसके बाद जैसे जैसे ये लूप मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलेगा, फ्लक्स वापस रिड्यूस कर जाएगा, और अल्टीमेटली ये लूप जब कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड से बाहर हो जाएगा, टोटल आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, फिर से दूसरे साइड पर, जिसको कवर करने में जो टाइम लगेगा वो 4a का लगेगा, बिकॉज फ्रंट वाली साइड को 4a डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। फ्रंट वाली साइड 3a डिस्टेंस यहाँ तक और a डिस्टेंस, और टोटल 4a डिस्टेंस। उसके बाद ये लूप मैग्नेटिक फील्ड से टोटली आउटसाइड, जीरो मैग्नेटिक फील्ड, जीरो फ्लक्स, मींस फ्लक्स वापस रिड्यूस कर जाएगा, एंड फाइनली यहाँ पर टाइम दिखाओगे आप 4a डिवाइडेड बाय v नॉट का। और ये जो मैक्सिमम फ्लक्स है ये भी आप निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम फ्लक्स कितना आएगा। तो मैक्सिमम फ्लक्स तब है जब इसका कंप्लीट एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो दैट इज मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय इसका टोटल एरिया a स्क्वायर b into a स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड into एरिया इज द मैक्सिमम फ्लक्स। कोई डाउट इसमें, इस आर्ग्यूमेंट में? नो सर। सर जो फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, हाँ सर वो हाँ, राइट साइड जब a अंदर आ जाएगा से लेके राइट साइड जब 3a तक छुएगा तब तक रहेगा ना सर? हाँ तब तक। तो सर वो डिस्टेंस तो 2a होगा। हाँ तो वो टाइम तो 2a बाय v नॉट है ना, ये तो टाइम बिगिनिंग से काउंट किया जा रहा है, टाइम t इक्वल टू 0 यहाँ से है ना एक्चुअली। हाँ सर, ओके सर, ओके सर। आप देखो कांस्टेंट फ्लक्स का इंटरवल तो 2a अपॉन v नॉट ही है। यस सर, यस सर। वो सही है। चलिए नेक्स्ट ईएमएफ की बात करोगे तो वो माइनस डी फाई बाई डी टी, ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, और माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी को बेसिकली आप ये भी कह सकते हो कि माइनस डी फाई बाई डी टी, दैट मींस माइनस टाइम्स फ्लक्स और की ग्राफ, स्लोप कह सकते हो उसको, स्लोप ऑफ फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ। तो इनके स्लोप इजीली निकाल सकते हो, ये फ्लक्स और टाइम का रिलेशन, फ्लक्स टाइम रिलेशन। तो इसे डी फाई बाई डी टी जब करेंगे तो वो बी इंटू वी नॉट इंटू ए आएगा। तो ईएमएफ का ग्राफ अगर प्लॉट करते, तो जहां पर पॉजिटिव स्लोप आएगी वहां पर नेगेटिव ईएमएफ दिखाओगी, बिकॉज ईएमएफ माइनस टाइम्स ऑफ स्लोप है। तो अगर ये पॉजिटिव स्लोप है तो इसे करस्पॉन्डिंगली आप नेगेटिव ईएमएफ दिखाएं। जहां पर कांस्टेंट फ्लक्स है, फाई कांस्टेंट, वहां पर डी फाई बाई डी टी यानी कि ईएमएफ की वैल्यू 0 दिखाएंगे। तो यहाँ पर कुछ नेगेटिव में ग्राफ दिखाएंगे, यहाँ पर 0 ग्राफ दिखाएंगे, और जहां पर नेगेटिव स्लोप आ रही है उसके करस्पॉन्डिंगली हम नेगेटिव स्लोप के करस्पॉन्डिंगली पॉजिटिव ईएमएफ, यानी कुछ इस तरीके के ईएमएफ आएंगे, और ईएमएफ कांस्टेंट मिलेंगे आपको, क्योंकि डी फाई बाई डी टी जब यहाँ से निकालोगे तो डी फाई बाई डी टी का मतलब हो गया बी इंटू वी नॉट इंटू ए। तो ये वैल्यू आपकी बी वी नॉट ए है माइनस में, और ये वैल्यू उतनी ही प्लस में है, पॉजिटिव में बी वी नॉट ए। तीसरा जो है एक्सटर्नल फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ। एक्सटर्नल फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा होगा? सजेस्ट करो कैसा होगा यार आप में से कोई, एक्सटर्नल फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ। सर ईएमएफ में जो टाइम a बाई वी नॉट है और 3a बाई वी नॉट, उसमें डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे लेते हैं, इस पे कोई फर्क पड़ेगा सर ग्राफ में? नहीं,
ये डिफाइन नहीं कर सकते कोई भी यार, यहाँ पर पूरा डिसकंटिन्यू है, मतलब इस ये पॉइंट किसमें इंक्लूडेड होगा ये नहीं बता सकते। बेटा आप यहाँ पर अगर आप वैसे पूछना चाहो तो यहाँ ले सकते हो मतलब न्यूमेरिकल्स में, बट एक्चुअली ये अनडिफाइंड है कि ये पॉइंट कहाँ पर काउंट होगा। एक्सटर्नल फोर्स के बारे में देखो जरा एक मिनट, एक्सटर्नल फोर्स के बारे में क्या कहेगी। आप ये बताओ जिस टाइम पर ये लूप अंदर जा रहा होगा, इसके अंदर आ रहा होगा, उस टाइम पर यहाँ इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसी होगी। फ्लक्स ये लूप के, जब ये लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है इसका मतलब इसमें फ्लक्स की वैल्यू ज्यादा आ रही है, फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। हाँ, तो फ्लक्स अगर इंक्रीज कर रहा है तो हमको अपना थंब मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट पुट करना पड़ेगा, यानी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है तो मुझे थंब बाहर रखना पड़ेगा और एंटी क्लॉकवाइज करंट जाएगा इसमें। तो जिस टाइम पर ये लूप एंटर कर रहा होगा उस टाइम पर इसके अंदर एक एंटी क्लॉकवाइज करंट होगी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट होगी तो इस लूप की जो साइड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा आपको, अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा होगा ना तो वो वाली साइड, इस लूप की वो वाली साइड जो इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि फ्रंट वाली साइड, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखा रहे हैं इसका मतलब ऐसा होगा तभी पूरे लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट यानी यहाँ पर करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना देखो आप, जो इसका फ्रंट वाला साइड है उसमें करंट की डायरेक्शन ऊपर लेफ्टवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड लॉरेंज फोर्स आई इंटू एल क्रॉस बी। लॉरेंज फोर्स का जो फॉर्मूला होता है आई मल्टीप्लाइड बाय लेंथ क्रॉस बी, अगर इसके हिसाब से देखें आई एल क्रॉस बी मैग्नेटिक फोर्स की बात करें अगर, तो ये चीज आपकी लेफ्ट साइड जाएगी, मतलब इस डायरेक्शन में लॉरेंज फोर्स कहेंगे विच इज द करंट इनटू एल क्रॉस बी, और अगर लॉरेंज फोर्स लेफ्ट साइड है इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स राइट साइड होगा, तभी इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। और जिस टाइम पर ये तो हो गया उस समय जब ये लूप एंटर कर रहा होगा, तो जिस टाइम ये लूप बाहर निकल रहा होगा, जिस टाइम पर ये लूप आउटसाइड इससे बाहर एग्जिट कर रहा होगा उस टाइम पर करंट के इंड्यूस होने की जो डायरेक्शन होगी, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन वहां पर चेंज हो जाएगी, बिकॉज जिस टाइम पर ये लूप कमिंग आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउट, तो उस टाइम पर डिक्रीजिंग फ्लक्स का केस बन रहा है, यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज हुई है। फ्लक्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो आपको राइट हैंड थंब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना होगा इनसाइड, और तब अगर हम फिंगर्स बंद करेंगे तो क्लॉकवाइज करंट जाएगी। तो जिस समय ये बाहर निकल रहा होगा उस समय इसके अंदर एक क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस किया जाएगा। बट अगर हम लोग फिर से फोकस करें इस लूप की वो वाली साइड के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो नोटिस करना अब फ्रंट वाला साइड मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, ये वाली साइड जीरो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, लेफ्ट साइड जो है ये लेफ्ट वाला साइड ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और उसके अंदर करंट ऊपर की तरफ चल रही है। तो अब लॉरेंज फोर्स इसके ऊपर काम करेगा, जब ये एंटर कर रहा था तो लॉरेंज फोर्स फ्रंट वाले साइड पर काम कर रहा था, लेकिन जब ये बाहर निकल रहा होगा तो लॉरेंज फोर्स इसके रियर वाले साइड पे काम कर रहा होगा, लेफ्ट साइड पे काम कर रहा होगा, जिसके अंदर करंट अभी भी उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है जिस डायरेक्शन में एंटर करते वक्त फ्रंट साइड पर फ्लो हो रहा था। एंटर करते वक्त फ्रंट साइड पर ऊपर की तरफ करंट था, एग्जिट करते वक्त रियर साइड पर भी ऊपर की तरफ करंट है, तो यानी यहां पर भी आपका लॉरेंज फोर्स लेफ्ट लगेगा, और अगर लॉरेंज फोर्स यानी आई एल क्रॉस बी लेफ्ट है तो दैट मीन्स अभी भी मुझे एक्सटर्नल फोर्स राइट साइड लगाना पड़ेगा। दोनों ही कंडीशंस में एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन राइट साइड, दोनों ही कंडीशंस में। और इसीलिए जब आप एफ एक्सटर्नल का ग्राफ दिखाओगे तो उसमें साइन चेंज नहीं करेगी, एफ एक्सटर्नल वर्सेस टाइम ग्राफ, मतलब वो ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए आपका एफ एक्सटर्नल वर्सेस टाइम अगर आप प्लॉट करते हो तो ये ग्राफ पहले कांस्टेंट आएगा। अच्छा, जिस इंटरवल में फ्लक्स कांस्टेंट है
जहां पर फ्लक्स कांस्टेंट है यानी कि ईएमएफ 0 है, वहां पर करंट इंड्यूस नहीं होगी। जब करंट आई इंड्यूस नहीं होगा तो आई एल क्रॉस बी 0 होगा, तो एफ एक्सटर्नल भी 0 होगा उस टाइम पर। तो पहले एफ एक्सटर्नल को पॉजिटिव दिखाया, फिर कुछ पोर्शन के लिए एफ एक्सटर्नल की वैल्यू 0 दिखाएंगे, और उसके बाद फिर से एफ एक्सटर्नल की जो वैल्यू दिखाओगे वो अगेन एक पॉजिटिव साइड पे ही दिखाएगी। जल्दीबाजी में क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पर साइन चेंज होता है तो हम लोग को ऐसा लगता है कि एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज होगा, जबकि रूल अलग है। पहले एक्सटर्नल फोर्स फ्रंट साइड पे लग रहा था, बाद में एक्सटर्नल फोर्स रियर साइड पे लग रहा था, और दोनों ही कंडीशंस में करंट की सेम डायरेक्शन से, मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन भी परमानेंटली सेम रहेगा, मतलब वो हमेशा फॉरवर्ड साइड पे रहेगा एफ एक्सटर्नल, जिसकी वैल्यू आई एल क्रॉस बी। और करंट निकाल सकते हैं इसमें, करंट की वैल्यू ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस के थ्रू आ जाएगी। सो करंट आई इक्वल्स टू ईएमएफ बी वी नॉट डिवाइडेड बाय इसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर, वो वहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको। ये और इसमें अगर पावर चाहिए आपको, पावर वर्सेस टाइम, तो वो भी इसी से आएगा, बिकॉज एफ एक्सटर्नल में वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसमें अगर वेलोसिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको सेम ग्राफ आएगा, सिर्फ यहाँ पर वैल्यू बदल जाएगी। पावर के ग्राफ में ये आई ए बी और साथ में एक वेलोसिटी और मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर आई ए बी वेलोसिटी, बट ग्राफ सिमिलर आएगा इसमें। राइट, पॉइंट क्लियर हुआ? ये वाला एफ एक्सटर्नल वाला पॉइंट, क्योंकि ये जल्दीबाजी में गलत हो सकता है कि हम इसको भी प्लस माइनस दिखाएं। यस सर। राइट, हाँ। देखिए एक्सटर्नल फोर्स कभी भी नेगेटिव वर्क नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये एक बड़ा मैग्नेटिज्म के अंदर बड़ा अच्छा कंसेप्ट है कि जो एक्सटर्नल फोर्स होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव वर्क करते हैं, और अगर ये लूप कॉन्स्टेंटली आपका राइट साइड चल रहा है, लूप परमानेंटली राइट साइड चल रहा है, और एक्सटर्नल फोर्स को हमेशा पॉजिटिव वर्क करना है, तो डेफिनेट सी बात है कि एक्सटर्नल फोर्स परमानेंटली राइट साइड होगा, एक्सेप्ट वो वाला इंटरवल जिस इंटरवल में ईएमएफ की वैल्यू 0 है, उस इंटरवल को छोड़ दो आप। जब जब ईएमएफ आएगा तब तब एक्सटर्नल फोर्स को हमेशा पॉजिटिव वर्क करना है, ऑलवेज। क्योंकि अगर एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव वर्क नहीं करेगा तो हम कहीं से मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट नहीं कर पाएंगे, और मैकेनिकल एनर्जी अगर क्रिएट नहीं करेंगे तो उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, बिकॉज बेसिकली ये सब जनरेटर के वर्किंग प्रिंसिपल्स है। हम लोग करंट इंड्यूस करा रहे हैं, करंट प्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो इट मस्ट बी कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल पावर इनटू द इलेक्ट्रिकल पावर। तो मैकेनिकल पावर हैज टू बी पॉजिटिव, दैट मींस एक्सटर्नल फोर्स और वेलोसिटी हमेशा सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। ना यार थोड़ा सा ना कुछ अभी एक्सटेंड करेंगे टॉपिक्स को, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसमें मोशनल ईएमएफ का एक रिजल्ट आया था आपके लिए। मोशनल ईएमएफ जब हमने पिछले क्लासेस में बात की थी, तो उनमें एक मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला बन करके आया था, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ये आया था आपका। ठीक है, कल वाली क्लास की बात कर रहे हो, उसमें ईएमएफ का यही फॉर्मूला आया था, V इंटू बी इंटू एल। याद है कुछ आप लोग को? थोड़ा सकता हूँ। यस सर। यस सर। यस सर। राइट, ओके। अब इसको मैं जनरलाइज करने जा रहा हूँ, इस इमोशनल ईएमएफ के फॉर्मूले को हम जनरलाइज करेंगे थोड़ा सा, बिकॉज ये काफी स्पेशल केस है। ये वाला केस आपने तब किया था कल की क्लास में, जब हमने, देखिए पहली बात तो मोशनल ईएमएफ का मतलब बेसिकली हुआ, मोशनल ईएमएफ का मतलब कि ईएमएफ इन अ मूविंग कंडक्टर, ईएमएफ इन अ मूविंग अ कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस कंपल्सरी। तो बिकॉज हम लोग बात कर रहे हैं मूविंग कंडक्टर की, तो इसके अंदर वेरिएशंस बहुत सारे हैं, वेरिएंट कई सारे हैं इसके। ये बहुत ही स्पेशल रिजल्ट है, VBL जनरलाइज नहीं है। स्पेशल रिजल्ट क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज when we are talking about moving conductor,
this motion can be of two types. The motion of conductor can be translatory, it can be rotation also. तो वेरिएंट्स कई सारे हैं, इसीलिए इसको जनरलाइज फॉर्मूला नहीं कह सकते. इवन जो कंडक्टर है जो मूव कर रहा है वो कंडक्टर भी आपका एक स्ट्रेट कंडक्टर भी हो सकता है और वो एक कर्व कंडक्टर भी हो सकता है. जो जिस कंडक्टर को हम मूव करा रहे हैं वो एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में भी हो सकता है, एक कर्व के फॉर्म में हो सकता है. टाइप ऑफ मोशन है ट्रांसलेटरी भी हो सकते हैं, रोटेशनल भी हो सकते हैं, या इनके कॉम्बिनेशन जिसको कि रोलिंग कहा जाता है, तो रोलिंग मोशन भी हो सकते हैं. और ये बड़ा ही मतलब सिंपल रिजल्ट है. तो इसको अब आप एक एक करके ना डिफरेंट डिफरेंट केसेस में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं. और इवन ईएमएफ इज अ मूविंग ईएमएफ इन अ मूविंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड के भी वेरिएशंस हो सकते हैं. जिस मैग्नेटिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं इसके भी वेरिएशंस पॉसिबल है. इट कैन बी यूनिफॉर्म, इट कैन बी नॉन यूनिफॉर्म. और इसीलिए ये टॉपिक थोड़ा सा ना अब स्ट्रेच होगा, मतलब थोड़ा सा डिटेल में चलोगे इसके टॉपिक में. मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, कंडक्टर स्ट्रेट कर्व हो सकते हैं, मोशन ट्रांसलेटरी रोटेशनल कुछ भी हो सकते हैं. तो एक एक करके इनको डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट केस में हम ट्रांसलेटरी ले रहे हैं, कंडक्टर को स्ट्रेट मान रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म मान रहे हैं. अब आप खुद सोच सकते हो कितने टाइप के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इसमें, है ना. दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर, दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर, दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर. तो लेकिन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस न जाने कितने हो सकते हैं. तो फर्स्ट केस अगर आप लेते हो वो भी स्ट्रेट कंडक्टर, फर्स्ट सिंपलेस्ट केस, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और उसके अंदर वो ट्रांसलेट कर रहा हूं. ये पहला केस हुआ आपका. कंडक्टर की ज्योमेट्री स्ट्रेट है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, नेचर ऑफ मोशन ट्रांसलेटरी है. उस कंडीशन में ईएमएफ को जब जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे तो इन अ जनरल फॉर्मूला इट इज इक्वल टू V क्रॉस B एंड डॉट DL. V क्रॉस B डॉट L इन अ जनरल फॉर्म, V क्रॉस B डॉट L. जनरलाइज फॉर्म बोल रहे हैं आपसे, V क्रॉस B डॉट L इज अ जनरलाइज फॉर्म. ये इसलिए बोल रहा हूं कि हो सकता है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई एंगल बन रहा हो. तो अगर बहुत सिंपल वाला केस लो आप, बहुत ही सिंपल केस जिसमें कि हमारा कंडक्टर बिल्कुल स्ट्रेट है, उसकी लेंथ L है, उसकी ट्रांसलेटरी वेलोसिटी V है और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड या आउटसाइड प्लेन में है और यूनिफॉर्म है. इतनी सारी स्पेशल कंडीशंस आ गई है. तो ऐसी कंडीशन में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच हो गया 90 डिग्री का एंगल. बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर इस प्लेन के परपेंडिकुलर हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ये होगा आपस में 90 डिग्री के एंगल पर. तो ये जो V क्रॉस B है इसकी अगर हम बात करेंगे V क्रॉस B डॉट DL की, तो हमारा ईएमएफ बेसिक फॉर्मूले में बन जाता है. V क्रॉस B को आप लिखोगे V इंटू B मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा, बट इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है तो इट इज साइन 90 और साथ में डॉट L. और V क्रॉस B की डायरेक्शन किधर आएगी अगर वो भी देखे ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस. सो अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट का रूल लगाएं और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट देखें, वेलोसिटी राइट साइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, तो ऊपर की तरफ आपका डायरेक्शन जा रहा है V क्रॉस B का. और अगर हम इसी डायरेक्शन में अपने L वेक्टर को भी डिफाइन कर लें, वेक्टर L को भी सेम डायरेक्शन में डिफाइन करें, तो V क्रॉस B और L दोनों सेम डायरेक्शन के वेक्टर हो गए और इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है. तो इस वाले वेक्टर में और इस वाले वेक्टर में अगर डॉट प्रोडक्ट है तो मैग्नीट्यूड ऑफ V क्रॉस B इज VB sin 90, मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ वेक्टर इज L एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, और ये दोनों वेक्टर्स आपके सेम डायरेक्शंस में जा रहे हैं, दैट मींस cos 0 डिग्री. सो ये बड़ा ही स्पेशल रिजल्ट आता है जिसका वैल्यू VBL पढ़ते हो आप. मोस्ट सिंपल केस होता है जिसमें VBL बोलते हैं. बट थोड़ा सा अगर इसको ट्विस्ट कर दें स्लाइटली, और हम इसी कंडक्टर में अगर हम बात करें कि जो कंडक्टर है उसकी लेंथ L है, बट इसकी जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो कुछ एंगल पर है. फॉर एग्जांपल ये अपनी लेंथ के साथ सपोज दैट 60 डिग्री के एंगल पर चल रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये है, मेकिंग 60 डिग्री एंगल विद द लेंथ.
या कोई भी एंगल, कोई भी एंगल, एंड सपोज दैट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर, बी वेक्टर इसके परपेंडिकुलरली 90 डिग्री एंगल पर विद द लेंथ। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई पूछे कि इसके अंदर ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, तो वेलोसिटी भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेंथ भी है, बट थोड़े से एंगल्स बदल दिए गए। तो अब अगर कोई पूछे ना कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईएमएफ इन दिस कंडक्टर, तो देखिए क्या आंसर बनेगा इसका। सबसे पहले V क्रॉस B फाइंड आउट किया जाए, तो V क्रॉस B की डायरेक्शन क्या बन रही होगी? तो वेलोसिटी इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ। अगर आप V क्रॉस B निकालो तो नेचुरल सी बात है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर जाएगा। ये अगर वेलोसिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड, तो V क्रॉस B इनसाइड हो गया, इनसाइड डायरेक्शन बनेगी V क्रॉस B की। और लेंथ की डायरेक्शन मान लीजिए ये है, ये लेंथ वेक्टर हो गया, तो V क्रॉस B और L आपस में परपेंडिकुलर हो गया, बिकॉज ये गोइंग इनसाइड द प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन जा रहा है, और ये इसकी लेंथ है। यानी ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच जिनमें डॉट लगा है, इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर्स एट 90 डिग्री एंगल, आंसर 0। ईएमएफ की वैल्यू 0 आएगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे इसमें, क्योंकि ट्विस्ट करने के टाइम पर इसमें इतने वेरिएशन इतने सारे हैं, बहुत सारे वेरिएशन पॉसिबल है। हम लोग उम्मीद तो नहीं करते कि इतना 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 कुछ कंसेप्चुअली आएंगे, बट सिंपल वाला केस है VBL, बट रेडी रहना चाहिए आपको कि इन केस अगर वो एंगल वगैरह को भी यूज करते हैं तो थोड़ा सा वेक्टर का यूज बढ़ जाएगा आपका। एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर ज्यादा करना पड़ता है कि क्रॉस प्रोडक्ट से पहले V क्रॉस B देखना पड़ेगा, फिर L वेक्टर और उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट। एक और एग्जांपल दिखा रहे हैं आपको इसी क्वेश्चन में। इन द सेम क्वेश्चन अगर मान लिया जाए कि कंडक्टर स्ट्रेट है, उसकी वेलोसिटी ऐसे है, 60 डिग्री एंगल पर है, और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है या आउटसाइड है। आपकी बार मैग्नेटिक फील्ड को डॉट फॉर्म में ले रहे हैं, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर अगर ईएमएफ फाइंड आउट करना, सपोज वेलोसिटी की वैल्यू इसकी 2 मीटर पर सेकंड हो गई, एंगल 60 डिग्री है, इसकी लेंथ भी डिफाइन की गई है, लेंथ इज 100 सेंटीमीटर। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मान लेते हैं 10 टू द पावर -2 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड 10 टू द पावर -2 टेस्ला, लेंथ इज 100 सेंटीमीटर, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, एंगल 60 डिग्री। व्हाट इज ईएमएफ? ट्राई करो एक बार, बताओ आप, अगर आप लोग को समझ आ रहा है कि ईएमएफ क्या बनना चाहिए इसका। और एक सिंपल वे भी बता सकते हैं इसको। देखो, एक सिंपल वे ये भी कह सकते हो कि जब आप ईएमएफ को VBL वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, तो एक सिंपल तरीका और भी है, ऑब्जेक्टिवली VBL। जब आप ये काम करोगे ना, तो लगा सकते हो इस फॉर्मूले को, बट ये ध्यान रखना कि दिस V, दिस B एंड दिस L, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब कि अगर ये कुछ रैंडम डायरेक्शंस में दिए गए हैं, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ की रैंडम डायरेक्शन से, तो पहले इनके कंपोनेंट्स किए जाए और वो कंपोनेंट फॉर्मूले में यूज किए जाए जो कंपोनेंट्स, मतलब वेलोसिटी का वो कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट और लेंथ, इनके म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को यूज किया जाए। फॉर एग्जांपल, यहां पर जो वेलोसिटी है, इसको रिजॉल्व करने पर एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा विच इज लेंथ के परपेंडिकुलर, और एक कंपोनेंट आएगा लेंथ के पैरेलल। 2 टाइम्स cos 60 इधर आएगा और 2 टाइम्स sin 60 इस तरफ आएगा। तो ये जो वेलोसिटी आप देख रहे हो, दिस वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ एंड दिस वेलोसिटी कंपोनेंट इज पैरेलल टू द लेंथ। तो अगर हम ऑब्जेक्टिवली करना चाह रहे हैं, तो हम वेलोसिटी का सिर्फ वो वाला कंपोनेंट यूज करेंगे जो लेंथ के परपेंडिकुलर हो। 2 × 1/2 मतलब 1 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो कि लेंथ के पैरेलल जा रहा है। इसको आप नेग्लेक्ट कर दें, इससे कोई ईएमएफ क्रिएट नहीं होगा।
नाउ आप इस ईएमएफ को डायरेक्टली पुट कर सकते हो 2 into √3/2, that means कि √3 velocity, magnetic field 10 to the power -2 और length of this conductor 100 सेंटीमीटर यानी 1, इतने वोल्ट का ईएमएफ। और साथ में ये भी पूछते हैं कि पोलैरिटी क्या होगी, मतलब कौन सा एंड पॉजिटिव है, कौन सा एंड नेगेटिव है। जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा उसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइड्स क्या बनेगी, टर्मिनल्स कैसे बनेंगे, तो उसका भी रूल क्लियर है। आप V क्रॉस B का डायरेक्शन निकालिए, V क्रॉस B, और जिस भी डायरेक्शन में V क्रॉस B जाएगा वो हमेशा पॉजिटिव साइड होगी, पॉजिटिव टर्मिनल को बताएगा। मतलब यहां पर अगर हम V क्रॉस B की डायरेक्शन देखें तो हमारे लिए यही वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है, ये वाला कंपोनेंट इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। तो ये वाली वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो वेलोसिटी राइट साइड, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, बोर्ड के बाहर की तरफ आ रहे हैं आप। इसका अगर आप V क्रॉस B निकालते हो इस क्वेश्चन में, अगर V क्रॉस B, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसका मतलब इस कंडक्टर का नीचे वाला एंड नेगेटिव टर्मिनल बनेगा और ऊपर वाला एंड इसका पॉजिटिव टर्मिनल में कन्वर्ट करेंगे। नेगेटिव एंड डाउन साइड पर, पॉजिटिव एंड अप साइड पर मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ √3 10 to the power -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 वोल्ट। क्लियर हुआ बच्चों के बीच? कुछ पूछना डाउट तो पूछ लो। से एक बार पोलैरिटी बता दीजिए। पोलैरिटी के लिए मैं फिर बोलूंगा क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए वेलोसिटी ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, मतलब आई कैप। वेलोसिटी लिखो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से, वेलोसिटी इज ऑन द आई कैप एंड मैग्नेटिक फील्ड डॉट, मतलब बोर्ड से बाहर, और बोर्ड के बाहर मतलब पॉजिटिव के कैप। तो आई क्रॉस पॉजिटिव के कैप, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के निकालोगे तो वो -j कैप आएगा। -j मतलब नेगेटिव वाई डायरेक्शन की तरफ। सॉरी गलती हो गई यहाँ पर, मिस्टेक है यार। इधर पॉजिटिव आएगा, डाउन साइड, सॉरी डाउन साइड पॉजिटिव आएगा, अप साइड इसका नेगेटिव आएगा। जिस साइड पर V क्रॉस B है वो पॉजिटिव टर्मिनल, इसमें V क्रॉस B नीचे है तो नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव। एक और एग्जांपल देखिएगा, 20 सेंटीमीटर की लेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपको दी जा रही है, इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है और ये एक्स एक्सिस की तरफ है। दिस वायर इज ऑन द एक्स एक्सिस, 20 सेंटीमीटर लेंथ का वायर एक्स एक्सिस पर। इसकी वेलोसिटी रिप्रेजेंट की जा रही है आपको 3i + 4j - 2k। अभी आप वेक्टर के फॉर्म में आ जाओ, वेलोसिटी इज 3i कैप + 4j कैप - 2k कैप। और मैग्नेटिक फील्ड यहां पर दी जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 4k कैप - 2j कैप। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। और ये सब स्टैंडर्ड यूनिट्स है, मतलब मीटर पर सेकंड और टेस्ला में ही। मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, सिर्फ लेंथ सेंटीमीटर में। इसके अंदर ईएमएफ बताना आपको क्या बनेगा, पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच में कितना ईएमएफ जनरेट होगा। अब यहां पर क्या है, जब आपको ऑलरेडी सब कुछ कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिया गया हो, मतलब न्यूमेरिकल्स में अगर सारी इंफॉर्मेशन पहले से ही कंपोनेंट्स के फॉर्म में है, वेलोसिटी भी कंपोनेंट के फॉर्म में है, मैग्नेटिक फील्ड भी कंपोनेंट के फॉर्म में है और लेंथ को हम कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो बेटर होगा आप इस रिजल्ट को लगाइए, वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड डॉट एल। ये ज्यादा कन्वीनियंट अप्रोच बनेगी। तो पहले हम वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे डिटर्मिनेंट रूल से। V क्रॉस B पहले फाइंड आउट करोगे डिटर्मिनेंट वाले मेथड से। वेलोसिटी इज 3, 4, -2 और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स में I कैप 0 है, J कैप -2 और K कैप 4। यहां से V क्रॉस B निकाल सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बाय द डिटर्मिनेंट। मेरे ख्याल से ये 12 I कैप आ जाएगा और -12 J कैप अगर सही हो तो, और -6 K कैप।
एक बार वैल्यूज चेक कर ले रहे यार, मैं जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ। 12y माइनस 12j माइनस 6j, मेरे ख्याल से सही है ये। यस सर। और हाँ, और लेंथ वेक्टर की जब बात करेंगे तो 20 सेंटीमीटर, तो 0.2 मीटर हो जाएगा, 0.20 मीटर। और एक्स एक्सिस है, सो वी विल कॉल इट आई कैप। इसमें एक कंफ्यूजन आ सकता है आपको कि लेंथ वेक्टर हम राइट साइड लेंगे या लेफ्ट साइड लेंगे, तो आप कोई भी डायरेक्शन चूज कर लो। लेंथ का वेक्टर आप राइट साइड भी चूज कर सकते हो, लेफ्ट साइड भी चूज कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, बताता हूं क्यों। नाउ वी आर अबाउट v क्रॉस b और l का बीच में डॉट प्रोडक्ट, मतलब ईएमएफ, इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे अगर 2.4 सो 2.4 वोल्ट यहाँ पर ईएमएफ है। सिंपल सा आंसर हो गया, 2.4 वोल्ट ईएमएफ की वैल्यू। अब आती है पोलैरिटी वेक्टर फॉर्म में। इसके पहले हमने वेक्टर फॉर्म यूज नहीं किया था, तो वहां पर पोलैरिटी निकालना आसान था आपके लिए। जब आप वेक्टर फॉर्म यूज कर रहे हो, अब आप स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं। हम लोगों ने एल वेक्टर को चूज किया है, आई कैप डायरेक्शन में, और मेरा पॉजिटिव आंसर आ रहा है। एल वेक्टर हमने आई कैप चूज किया है, तो मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन आ रहा है। तो सीधा सा रूल ये है, जिस डायरेक्शन में आपने एल को चूज किया है, अगर उसके करस्पॉन्डिंग आपको पॉजिटिव आंसर मिल रहा है, तो इसका मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा आपको। देखिए, दूसरी चॉइस मेरे पास क्या थी कि मैं एल वेक्टर को ये लिख सकता था, सेकंड चॉइस, एल वेक्टर को 0.20 और पॉजिटिव आई कैप की जगह नेगेटिव आई कैप लिख सकता था। ये दो ही चॉइसेस है मेरे पास। अगर मैंने माइनस आई कैप लिखा होता, तो मेरे पास ईएमएफ की जो वैल्यू आती वो -2.4 वोल्ट आती। तो आपके ईएमएफ के आंसर में जो भी साइन आ रहा है, मतलब नेगेटिव साइन आ रहा है या फिर पॉजिटिव साइन आ रहा है, जो भी आंसर आ रहा है, ये आपके एल वेक्टर की जो डायरेक्शन चूज की है आपने, एल वेक्टर की जो डायरेक्शन आपने चूज की, उस डायरेक्शन का टर्मिनल यहां पर आएगा। मतलब अगर हमने एल वेक्टर की डायरेक्शन नेगेटिव एक्स को चूज किया है और आंसर में नेगेटिव साइन है, तो जो भी साइन यहां पर अपीयर हो रहा है, ये वाला टर्मिनल एल वेक्टर की डायरेक्शन में जाएगा। अगर मेरा माइनस आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब एल वेक्टर की डायरेक्शन में माइनस है। मेरा पॉजिटिव आंसर आ रहा है, मतलब कि एल वेक्टर की डायरेक्शन में पॉजिटिव है। अब देखो, दोनों बातें एक ही चीज कह रही है, नेगेटिव in the direction of L vector. And what is the direction of L vector? Negative in direction of L vector. And what is the direction of L vector? That is minus I cap. मतलब कि नेगेटिव टर्मिनल माइनस आई कैप पे है, पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव आई कैप पे है। पॉजिटिव टर्मिनल इन पॉजिटिव आई कैप, नेगेटिव टर्मिनल इन नेगेटिव आई कैप। क्या दोनों बातें एक ही चीज नहीं हो गई? पॉजिटिव टर्मिनल प्लस आई कैप की तरफ या नेगेटिव टर्मिनल माइनस आई कैप की तरफ, क्या दोनों सेम चीजें नहीं हो गई? यस सर। हाँ, तो इसीलिए न्यूमेरिकल करते वक्त एल वेक्टर के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है, मतलब पहले से कोई नहीं बताता है कि आप एल वेक्टर क्या रखोगे। ये हम लोग को डिसाइड करना होता है कि एल वेक्टर हम प्लस एक्स एक्सिस पर लेंगे या माइनस एक्स एक्सिस पर लेंगे, ये हमारी चॉइस है। बट जो भी आपकी चॉइस होगी, उस चॉइस के बेसिस पर ईएमएफ के आगे या तो पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा, डिपेंडिंग ऑन द चॉइस। जो भी साइन यहां पर मिलेगा, वो पोलैरिटी जो आपने एल की डायरेक्शन चूज की है उस तरफ होगी। हम लोगों ने प्लस आई कैप चूज किया, मेरे को पॉजिटिव आंसर मिला, तो पॉजिटिव इन द प्लस आई कैप डायरेक्शन। हमने माइनस आई कैप चूज किया, नेगेटिव आंसर मिला, नेगेटिव इन द माइनस आई कैप डायरेक्शन। और दोनों का सेंस एक ही है। ठीक है जी, बोलिए। यस सर। ठीक है, Yes. चलिए, ओके जी। नाउ
मैं सिर्फ पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ कि अगर एग्जाम्स में ये सब भी आता है तो भी अब प्रिपेयर्ड है। नाउ एक एग्जांपल लेंगे जिसमें एक स्ट्रेट वायर है विथ करंट आई, स्ट्रेट लॉन्ग वायर करंट आई का, और इसके साथ में एक और कंडक्टर है, इसके साथ एक और कंडक्टर हमने यूज किया यहाँ पर जिसकी लेंथ L है, और ये v वेलोसिटी से ट्रांसलेट करा रहे हैं इसको, और ये वाला एंड, नियर वाला एंड यहाँ से a डिस्टेंस पे, इसमें कितना ईएमएफ आएगा, पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच में कितना ईएमएफ आएगा। तो अब तो पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कौन सा केस बन रहा है, यहाँ पर सिचुएशन कौन सी बन रही है। तो स्ट्रेट वायर, राइट, ट्रांसलेटरी, स्ट्रेट एंड ट्रांसलेटरी, देन ये भी चेक करो कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ यूनिफॉर्म आएगी कि नॉन यूनिफॉर्म आएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कौन करेगा इसके अंदर, अगर यहाँ पर ईएमएफ जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा रहा होगा इस लॉन्ग वायर की वजह से, और लॉन्ग वायर हमेशा ही सोर्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, बिकॉज इसकी मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंडेंट आती है V0I/2πr। यानी कि अब की बार हमारा जो सिचुएशन बना वो स्ट्रेट, ट्रांसलेटरी, नॉन यूनिफॉर्म। तो हम डायरेक्टली VBL नहीं लगा पाएंगे इस बार, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, तो डायरेक्टली VBL नहीं लगाओगे। ऐसे में क्या करेंगे, इस वायर का एक डिफरेंशियल सेगमेंट लेंगे कुछ dx लेंथ का, जो कि इस लॉन्ग वायर से x डिस्टेंस पे होगा, और ईएमएफ इस dx पोर्शन का निकालेंगे, ईएमएफ ऑफ dx पोर्शन लगाएंगे, फॉर्मूला VBL का ही, बट उसमें टोटल लेंथ की बजाय इसका एक छोटा सा सेगमेंट dx लगाएंगे। सो ईएमएफ इज वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो dx एलिमेंट लिया है अपने, ये वायर से x डिस्टेंस पे है, जहां पर इसका मैग्नेटिक इफेक्ट μ0I/2π और इसकी लेंथ dx, इतना ईएमएफ इस डिफरेंशियल पोर्शन के अंदर होगा। डिफरेंशियल पोर्शन dx में इतना ईएमएफ आएगा, तो जितने भी डिफरेंशियल पोर्शन होंगे सबके अंदर कुछ ना कुछ ईएमएफ आएंगे, हर एक स्मॉल सेगमेंट में ईएमएफ आएगा। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने ये बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि जब कई सारे ईएमएफ को सीरीज कॉम्बिनेशन में डालते हैं, कई सारी ईएमएफ अगर हम सीरीज में ऐड करें, ईएमएफ 1, ईएमएफ 2, ईएमएफ 3, ईएमएफ 4, तो इनका एक इक्विवेलेंट ईएमएफ आता है E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। तो ईएमएफ ऑफ ईच डिफरेंशियल पोर्शन, ईएमएफ ऑफ ईच डिफरेंशियल पोर्शन आर कनेक्टेड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। So total EMF will be E1 plus E2 plus E3 plus E4. That means total will be integration of this value, and limit for integration variable x के हिसाब से चलेगी, जो कि इनिशियली a डिस्टेंस पर एंड बाद में a प्लस जो उसका लेंथ है a प्लस l डिस्टेंस पे, एंड यहां से कैलकुलेट करने के आंसर आएगा। बात करेंगे पोलैरिटी की अगर, तो पहले बायट-सेवर्ट लॉ से इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालो। जो ये करंट है इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में जाएगी, वो बायट-सेवर्ट लॉ होगा। तो अगर करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो रूल ये था कि करंट की तरफ थंब रख करके अगर हम इधर फिंगर रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड बाय द वायर, और उसके अंदर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर। तो V क्रॉस B चाहिए आपको, V क्रॉस B पॉजिटिव टर्मिनल के लिए, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड V क्रॉस B लेफ्ट साइड जाएगा ये, तो V क्रॉस B लेफ्ट, मतलब कि पॉइंट P पर पॉजिटिव टर्मिनल क्रिएट होगा ईएमएफ का, और पॉइंट Q पर नेगेटिव टर्मिनल क्रिएट होगा ईएमएफ का, और ईएमएफ का मैग्नीट्यूड यहां से जाएगा। ठीक है ये चीज, चलो कंफर्म करते रहो यार, ऐसा ना वन साइडेड नहीं होना चाहिए टॉपिक में, बता रहे EMI टॉपिक पढ़ते हो आप लोग।
तो इसमें इंटरेक्शंस बड़ी जरूरी है, आपका रिस्पॉन्स जरूरी है। ये समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। आप लोग कंफर्म करोगे तो ही हम लोग को थोड़ा सा हेल्प, मतलब हम लोग को भी मोटिवेशन मिलती है कुछ। ठीक है, तो यहाँ से लर्निंग ये हुई, आपका आउटकम ये निकल के आ रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर पहले एक डिफरेंशियल पोर्शन का ईएमएफ आएगा और उसको इंटीग्रेट करके टोटल ईएमएफ निकाला जाएगा। नाउ एक अलग सा ही केस कंसिडर करने जा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड बी यूनिफॉर्म है, बट अब की बार जो हम इसके अंदर वायर मूव करने जा रहे हैं, जिस वायर को हम यहाँ मोशन करवाने वाले हैं, वो वायर स्ट्रेट वायर नहीं है। सपोज एक सेमी सर्कुलर वायर, ऐसे करके यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर वायर मान ले जिसका रेडियस आर है, बट ये ट्रांसलेट कर रहा है वेलोसिटी v से, कांस्टेंट वेलोसिटी v से ये वायर ट्रांसलेट कर रहा है, बट वायर स्ट्रेट ना होकर के एक सेमी सर्किल। ना कितना ईएमएफ आएगा इसके अंदर और कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल होगा और कौन सा नेगेटिव टर्मिनल होगा इसका। बट ये इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए कि ये ट्रांसलेटरी मोशन में है। तो कंसेप्ट क्या बनेगा इसमें, देखिए ईएमएफ का जो सबसे जनरलाइज फॉर्मूला था, अभी इसको इरेज कर दिया है, बट सबसे जनरलाइज फॉर्मूला ईएमएफ का ये था, इट इज V क्रॉस B एंड डॉट DL डॉट L। ये सबसे जनरलाइज फॉर्मूला था, V क्रॉस B डॉट L। अगर मैं यहां पर देखो, कभी कभी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होती है समझने के लिए कि अगर मैं इस सेमी सर्कुलर सेगमेंट को कई सारे डिफरेंशियल पीसेस में डिवाइड कर दूं, इसको कई सारे डिफरेंशियल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए और किसी भी डिफरेंशियल पार्ट के लिए हम DL डिफाइन करें। फॉर एग्जांपल यहां पर हमने डिफाइन किया फॉर दिस डिफरेंशियल पोर्शन DL1, फॉर द नेक्स्ट डिफरेंशियल पोर्शन DL2, फॉर द नेक्स्ट डिफरेंशियल पोर्शन DL3, अगले वाले के लिए DL4, DL5, DL6, DL7, DL8, DL9 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम DL डिफाइन करते चले जा रहे हैं। तो किसी भी एक डिफरेंशियल पोर्शन के लिए अगर आप ईएमएफ निकालोगे बाय दिस जनरल फॉर्मूला, तो फॉर एनी डिफरेंशियल पार्ट अगर हम ईएमएफ निकालेंगे बाय दिस फॉर्मूला, तो वेलोसिटी v क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड एंड डॉट कोई भी एक डिफरेंशियल एलिमेंट मान लेते हैं और उसकी लेंथ को अगर हम DL से डिनोट करते हैं, एनी आर्बिट्री डिफरेंशियल पोर्शन विच इज लेंथ DL, और इसके पहले वाला लॉजिक लगा दें कि EMF in each differential portion, EMF in the each differential portion, they are connected in the series combination, so total EMF इसके इंटीग्रेशन से आएगा। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की यूनिफॉर्मिटी की वजह से, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो आप डिफरेंशियल एलिमेंट यहां पर चूज कर लो, चाहे डिफरेंशियल एलिमेंट यहां चूज कर लो, चाहे डिफरेंशियल एलिमेंट कहीं भी चूज कर लो, इस पूरे वायर में आप कहीं पर भी डिफरेंशियल एलिमेंट लोगे, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो B इज अ कांस्टेंट वैल्यू। वो आपके डिफरेंशियल एलिमेंट की लोकेशन पे डिपेंडेंट नहीं है कि डिफरेंशियल एलिमेंट कहां पर लिया गया। और दूसरा पॉइंट, क्योंकि ये ट्रांसलेटरी मोशन में है, तो वेलोसिटी भी इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि आप डिफरेंशियल एलिमेंट कौन सा ले रहे हैं, बिकॉज ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी का हर एक पॉइंट सेम वेलोसिटी पर चल रहा होता है। जिस वेलोसिटी से ये पोर्शन चलेगा उसी वेलोसिटी से ये पोर्शन चलेगा, इसी वेलोसिटी से ये वाला पार्ट भी चलेगा। तो ट्रांसलेशन और यूनिफॉर्मिटी दो रीजंस की वजह से, बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन एंड बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्मिटी, V क्रॉस B चॉइस ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट पर डिपेंडेंट नहीं रहा। डिफरेंशियल एलिमेंट की चॉइस हम कहीं भी कर लेंगे, ये पोर्शन सबके लिए सेम आएगा। तो ये आप इंटीग्रेशन से बाहर ले जाओ,
और ये बन जाएगा आपका डॉट डीएल इंटीग्रेशन के अंदर, मतलब ये चीज इंटीग्रेशन से बाहर होगी एंड डॉट इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ डीएल बचेगा, एंड दैट मींस समेशन ऑफ डीएल। और वेक्टर का लॉ ये कहता है कि अगर आप कई सारे वेक्टर को ऐड करें, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तो पॉलीगन लॉ के हिसाब से, पॉलीगन लॉ के हिसाब से इसको आप कह सकते हो कि ये हमारा ए प्लस बी प्लस सी होगा। तो सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मतलब इन सारे डीएल वेक्टर्स का समेशन। तो एक डीएल, फिर दूसरा डीएल, फिर तीसरा डीएल, फिर चौथा डीएल, फिर पांचवा डीएल, इन सारे डीएल वेक्टर का समेशन जब करेंगे तो वो बेसिकली डायरेक्टली ये वाला वेक्टर बन जाएगा। यानी इस एग्जांपल में अगर आपसे बात की जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कौन सा वेक्टर होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल पॉइंट क्यू से पॉइंट पी तक का डायरेक्ट वेक्टर बन जाएगा। ये वेक्टर, ये लेंथ, ये जो वेक्टर बनेगा ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ डीएल होगा, और इसको हम डिनोट करने जा रहे हैं एल वेक्टर से। पॉइंट क्यू से पॉइंट पी को ज्वाइन करके जो वेक्टर बनेगा उस वेक्टर को डिनोट करेंगे एल वेक्टर से, और वो यहां पर आ गया आंसर में। दैट मींस वी क्रॉस बी डॉट एल, मतलब वापस इसी फॉर्मूले पे आ गए, तो वी क्रॉस बी डॉट एल पर वापस आ गए, बट मीनिंग बदल चुकी है। अब यहां पर जो एल है वो सरकमफ्रेंस नहीं है, मतलब ज्योमेट्रिकल लेंथ नहीं लेनी है आपको। अब जो लेंथ लेनी है वो उस वायर के जो एंड पॉइंट्स होंगे, एंड पॉइंट्स पी एंड क्यू, उनके बीच का डायरेक्ट वेक्टर हुआ, अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेड ऑफ टेकिंग टोटल लेंथ ऑफ द वायर, इट इज द लेंथ बिटवीन द पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू, डायरेक्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट पाथ कह सकते हो, मिनिमम लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट्स पी एंड क्यू, वो एल वेक्टर यूज करेंगे इसके अंदर, और एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला लगाओगे। तो इस न्यूमेरिकल में अगर बात करें इस क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब ये तो एक कंसेप्ट भी हो गया कि जब भी आपको ये कर्व वायर, बट ये रूल आप तभी लगाइएगा, ये रिजल्ट तभी काम कर सकता है जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म नहीं होता तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेशन से बाहर नहीं जाता था, और अगर ये इंटीग्रेशन से बाहर नहीं जाता तो समेशन ऑफ डीएल का कोई टर्म नहीं आता, देन उसके आगे प्रोसीड नहीं कर पाते हैं। तो इस एग्जांपल के हिसाब से अगर मैं बात करूं यहां पर क्या आंसर आएगा मेरा, तो इसमें ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी वेलोसिटी v इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू दिस लेंथ। अगर रेडियस r था तो ये लेंथ हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ r। ईएमएफ इज vb मल्टीप्लाइड बाय 2r। ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। इसकी एक्चुअल लेंथ पाई इंटू आर है, अगर आप सरकमफ्रेंस पे जाओगे तो वो पाई इंटू आर है, हाफ सर्किल है, बट पाई इंटू आर नहीं लेना आपको। इफेक्टिव लेंथ बिटवीन द टू एंड पॉइंट्स 2r। एंड पोलैरिटी की बात करेंगे तो वो एक बार फिर से v क्रॉस b से ही आएगा। वेलोसिटी राइट साइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, वेलोसिटी राइट, b इनसाइड है, v क्रॉस b ऊपर की तरफ जाएगा, v क्रॉस b इज अपसाइड। पॉइंट p पर पॉजिटिव टर्मिनल एंड पॉइंट q पर नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। यस सर। ओके, अब देखो इसका एक और एप्लीकेशन दिखाएंगे थोड़ा सा। कल जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे मोशनल ईएमएफ वाले, उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो ये वो दो कंडक्टिंग रेल्स हो गए जो कल डिस्कस हो रहा था, दो हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रेल्स, एंड पॉइंट पर कोई रेजिस्टेंस कैपिटल आर लगा हुआ है। और अब की बार हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कल हम लोग एक स्लाइडर पुट कर रहे थे, कल के न्यूमेरिकल्स में यहाँ पर एक स्लाइडर थे, आज भी स्लाइडर है, बट वो स्लाइडर सेमी सर्कल के फॉर्म में, स्लाइडर इन फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल।
ठीक है, ये रेडियस हम ए से डिनोट कर रहे हैं, इसका रेडियस ए से डिनोट करेंगे। दिस इज अ स्लाइडर of radius small a, semicircular slider of radius a having velocity v. और resistance per unit length, resistance per unit length of slider वो आपको स्मॉल r ओम पर मीटर, पर यूनिट लेंथ है तो ओम पर मीटर ही आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इस केस में आपका डॉट के फॉर्म में है, यूनिफॉर्म। और वेलोसिटी v इसकी कांस्टेंट, v इज कांस्टेंट। प्रॉब्लम सेम रहेगा, जो कल डिस्कस हुआ था वही क्वेश्चन आज भी करेंगे। आज क्वेश्चन ये है एक्सटर्नल पावर की वैल्यू, एक्सटर्नल पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन दिस वेलोसिटी कितना होगा, हाउ मच एक्सटर्नल पावर इज रिक्वायर्ड टू हैव दिस कांस्टेंट वेलोसिटी। तो पहले तो आप ये बताओ कि इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो क्लॉकवाइज फ्लो करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, ये दोनों बातें। और अब अगर तुमने हमारी बातें सुननी होंगी ना, तो आप बिना आर्ग्यूमेंट्स में गए ये बता सकते हो कि एक्सटर्नल फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा आपको, बिना आर्ग्यूमेंट्स में गए। आज का पहला एग्जांपल आपको बताया गया था कि एक्सटर्नल फोर्स हमेशा पॉजिटिव वर्क करेगा, और अगर एक्सटर्नल फोर्स को हमेशा पॉजिटिव वर्क करना है तो उसकी डायरेक्शन हमेशा ही जिस तरफ स्लाइडर मूव कर रहा है उसी साइड पर मिलेगी आपको, ऑलवेज। यस सर। यस बिना आर्ग्यूमेंट्स के, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जो प्रैक्टिस के थ्रू समझ में आ जाती है कि एक्सटर्नल फोर्स राइट साइड होना चाहिए, बट कितना होगा ये पूछा गया है आपसे, तो वो लॉरेंज फोर्स के अपोजिट होगा। लॉरेंज फोर्स पीछे लगता है, लॉरेंज फोर्स मोशन को अपोज करता है, विच इज ILB। तो जो मुझे पावर चाहिए, एक्सटर्नल पावर, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लॉरेंज फोर्स के अपोजिट और हमेशा ही स्लाइडर के वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो ILB मल्टीप्लाइड बाय दिस वेलोसिटी, बट I will be this EMF divided by total resistance. Current is EMF upon total resistance. Now यहां पर ध्यान देने वाली पॉइंट है, EMF जब कैलकुलेट करना होगा तो फॉर्मूला तो V, B और L, बट कौन सा L लगाएंगे, सरकमफ्रेंस वाली लेंथ या फिर ये डायमीटर वाली लेंथ। तो जस्ट नाउ अभी डिस्कस किया गया है, इस केस में EMF को कैलकुलेट करने के लिए जिस लेंथ का यूज किया जाएगा वो होगा 2 टाइम्स ऑफ A। रेजिस्टेंस कैपिटल R का यहां पर प्लस रेजिस्टेंस स्लाइडर में भी होगा, और स्लाइडर की जब रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने की बात आएगी, विच इज पर यूनिट लेंथ दिया गया आपको स्मॉल r, इसको कौन सी लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे, तो रेजिस्टेंस, हाँ रेजिस्टेंस सरकमफ्रेंस वाले में होगा, यानी रेजिस्टेंस विल बी मल्टीप्लाइड बाय इट्स हाफ सरकमफ्रेंस पाई a। सिर्फ कंसंट्रेशन का गेम है, आपको ये चीजें समझनी, कौन सी लेंथ कहां पर रखनी है। और यहां पर जो LBV लगा रहे ना, जो लॉरेंज फोर्स में लेंथ है, ये कौन सी लेंथ है, ILB कैलकुलेट करने के लिए जिस लेंथ का यूज कर रहे हैं ये कौन सा होगा, 2A। राइट। मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड जो भी लेंथ है, चाहे वो EMF के फॉर्मूले में VBL, लेंथ एसोसिएटेड विथ मैग्नेटिक फील्ड, लॉरेंज फोर्स में भी ये आपकी डायमीटर की लेंथ होगी, डायमीटर वाली, विच मीन्स यहां पर जो लेंथ लिखनी है आपको ये भी 2A। ये आएगी आपके एक्सटर्नल पावर की वैल्यू। याद रख सकते हो ऐसे, ये आप याद रख सकते हो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स में
जिन जिन फॉर्मूलों में, चाहे ईएमएफ के फॉर्मूले में, चाहे फोर्स के फॉर्मूले में, अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई लेंथ है तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के जितने भी केसेस आएंगे उनमें ये इफेक्टिव लेंथ होगी, इफेक्टिव लेंथ। रेजिस्टेंस के केसेस में, बिकॉज रेजिस्टेंस वायर की एक्चुअल लेंथ पर डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस के लिए हमने उसका एक्चुअल लेंथ यूज किया हुआ है। अब एक और क्वेश्चन दिखाएंगे जो नॉर्मली लोग गलत कर देते हैं। ये मैं वही क्वेश्चन से मैं वैसे ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जहां पर चांसेस ऑफ मिस्टेक ज्यादा है। नाउ हाफ रिंग की बजाय हमने क्या किया, एक कंप्लीट रिंग को एज ए स्लाइडर यूज किया है। अब आपके दिमाग में ये हमेशा के लिए बैठ जाना चाहिए कि स्लाइडर्स आर बेसिकली जनरेटर्स, तो वो उनसे इलेक्ट्रिसिटी आएगी, करंट आएगा, ईएमएफ आएगा। नाउ फुल रिंग, कंप्लीट रिंग इज स्लाइडेड, और ये स्लाइड कर रहा है वैसे वेलोसिटी v, कांस्टेंट वेलोसिटी v से ये भी चल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर भी डॉट के फॉर्म में आउटसाइड, यूनिफॉर्म है, और रिंग का रेडियस वगैरह सब मेंशन है। रेडियस इसकी जो होगी वो स्मॉल a है, और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज अगेन स्मॉल r ओम पर मीटर। ये सब दिया हुआ है। और सेम क्वेश्चन फिर से आ गया, हाउ मच एक्सटर्नल पावर इज रिक्वायर्ड, या फिर यहां पर कितनी करंट आएगी, या फिर यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, कुछ भी पूछ सकते हो। क्वेश्चन कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर रिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट को P कह दें और बॉटम मोस्ट पॉइंट को Q कह दें, तो ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q, व्हाट इज करंट इन द रेजिस्टेंस, हाउ मच एक्सटर्नल पावर इज रिक्वायर्ड। लॉजिक सबका एक ही है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ईएमएफ कितना जनरेट होगा इसके अंदर, पहला क्वेश्चन। कंप्लीट रिंग है आपकी, VB2 है, राइट? कैसे? सही है। तो डिस्टेंस तो 2 इक्वल उन्हीं पॉइंट्स के बीच में लेंगे ना, P एंड Q के। राइट। देखो एक्चुअली क्या होगा इसमें, आंसर ठीक है। मैं आपको पहले कुछ कंसेप्ट को याद दिलाऊं। पहला कंसेप्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक टॉपिक हुआ करता है बैटरीज का पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो बैटरीज को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करें, हैविंग ईएमएफ E1 रेजिस्टेंस R1 एंड E2 एंड रेजिस्टेंस R2, तो ये कहा जाता है कि इनका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा, अगर ये पैरेलल में है तो बैटरीज इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इनका एक इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला डिराइव हुआ है, E1 by R2। E1 R2। अगर दो के केस में जाओगे तो दो के केस में हम सिंपल वे में ऐसे भी कह सकते हैं, इन केस ऑफ टू बैटरीज इट इज E1 R2 plus E2 R1 by R1 plus R2, या फिर जनरलाइज किया गया था। तो जनरलाइज फॉर्मूला ये था, इट वाज समेशन ऑफ EIF ओवर RIF एंड डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ 1 upon RIF, मोर देन 2 के केस में। और इसके एक स्पेशल केस में जाओ, अगर आप इन द स्पेशल केस, अगर हम जो दो बैटरीज पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, जिन दो बैटरीज को पैरेलल में कनेक्ट किया है, अगर उनके ईएमएफ सेम हो जाए, ईएमएफ की वैल्यू सेम हो, मे बी रेजिस्टेंस अलग अलग हो, बट उनके ईएमएफ बराबर हो, तो इफ E1 इक्वल्स टू E2, R1 R2 में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, R1 R2 बराबर है या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता मुझे, बट अगर E1 E2 बराबर है एंड इक्वल्स टू E है, तो यहां पर भी E और यहां पर भी E कॉमन आ जाएगा, E कॉमन हो जाएगा, न्यूमरेटर में भी R1 प्लस R2, डिनोमिनेटर में भी R1 प्लस R2 कैंसिल कर जाएंगे, दैट मींस इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू कैपिटल E के बराबर।
मतलब कि आइडेंटिकल ईएमएफ के न जाने कितनी भी बैटरीज आप पैरेलल में कनेक्ट कर ले, सेम ईएमएफ की बैटरीज, रेजिस्टेंस कुछ भी रहे, ईएमएफ अगर सेम है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इक्विवेलेंट उतना ही मिलेगा जितना कि एक सिंगल बैटरी का होगा। और ये एग्जैक्टली सेम चीज बनने जा रहा है। इस कंप्लीट रिंग को 2 हाफ रिंग में डिवाइड कर देंगे, इसको 2 हाफ रिंग मानेंगे। सपोज इसको M और N नाम दे देते हैं। तो इसमें 2 ईएमएफ आएंगे एक्चुअली। एक आएगा PMQ वाले साइड पर, एक ईएमएफ PMQ, और वो VB इंटू इसकी इफेक्टिव लेंथ 2A, और एक और ईएमएफ आएगा PNQ के बीच, विच इज ऑल्सो VB मल्टीप्लाइड बाय 2A। और आपको ये एडवाइस किया था मैंने कि जो स्लाइडर वाले केसेस न्यूमेरिकल्स हैं, जहां पर स्लाइडिंग हो रही है, स्ट्रेट वायर की, कर्व वायर की, रिंग की, किसी की भी स्लाइडिंग हो रही है, तो स्लाइड या ट्रांसलेट करने से जो ईएमएफ आ रहे हैं, इनको आप यहाँ पर इक्विवेलेंट बैटरी मान लें। आप मान लें कि एक बैटरी है यहाँ पर, तो इसका जो सर्किट डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, देखो जरा। PMQ will act like a battery. PNQ will also act like a battery. एक बैटरी इस तरफ, एक बैटरी इस तरफ, और ये दोनों बैटरीज पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच में कनेक्टेड हैं, सेम टर्मिनल्स के बीच में कनेक्टेड एट द सेम टर्मिनल्स, इधर वाली बैटरी और इधर वाली बैटरी। सो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। मतलब हम इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे, पॉइंट P से हम 2 बैटरी दिखाएंगे। ओके, पोलैरिटी अभी देखी नहीं मैंने, पोलैरिटी देखनी है। V क्रॉस B चेक कर लेते हैं पहले, V क्रॉस B किधर जा रहा है। V और B आउटसाइड है, वो नीचे आ रहा है, V क्रॉस B नीचे आ रहा है। तो जब हम इसको बैटरी से दिखाएंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल नीचे दिखाना होगा, और जो भी रेजिस्टेंस होगा इसके अंदर, वो उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, सो VB2A यहां पर और VB2A यहां पर भी, पर रेजिस्टेंस इनके एक्चुअल लेंथ से आएगी, वो पाई इंटू आर मल्टीप्लाइड बाय पाई इंटू ए मल्टीप्लाइड बाय आर, और ये रेजिस्टेंस भी उतनी ही आएगी, पाई ए इंटू आर। ये आपका P से Q हो जाएगा। मतलब ये दोनों पोर्शंस 2 बैटरीज बन गई, और इनसे कनेक्टेड है कैपिटल आर। ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बन गया। और क्योंकि ये दोनों सेम ईएमएफ के हैं, दोनों सेम ईएमएफ की बैटरीज हैं, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ उतना ही मिलेगा आपको, कैपिटल E के बराबर। दैट मीन्स कि यहां पर जो करंट फ्लो करेगा कैपिटल आर के अंदर, अगर मुझे कोई ये करंट सॉल्व करना होता, वैल्यू ऑफ दिस करंट जो कैपिटल आर में आएगी, तो कैपिटल आई इक्वल टू इन दोनों का इक्विवेलेंट ईएमएफ जो कि VB2A रहेगा, डिवाइडेड बाय कैपिटल आर ये रेजिस्टेंस, और प्लस इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पाई ए स्मॉल आर डिवाइडेड बाय 2। इतना करंट कैपिटल आर में जाएगा। सो कई सारे आंसर्स मिल गए इसके अंदर। एक फाइनल आंसर, एक्सटर्नल पावर की वैल्यू
जिससे कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी पे चले। आई कोई स्क्वायर आर idea? कौन सा आर? एक्सटर्नल। सोच के देखो। आप चाहो तो आप लॉजिक से ही पकड़ लो। किसी भी जनरेटर में एक्सटर्नल पावर की जरूरत क्यों पड़ती है आपको? किसी भी जनरेटर में एक्सटर्नल पावर की जरूरत। हीट लॉस की वजह से। हाँ, कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज द नीड ऑफ मैकेनिकल पावर। तो जो भी मैकेनिकल पावर यूज की जाएगी वेलोसिटी को कांस्टेंट करने के लिए, जो भी मैकेनिकल पावर इस वेलोसिटी को कांस्टेंट करने के लिए लगाओगे, वो पूरी की पूरी मैकेनिकल पावर थर्मल एनर्जी में जाएगी, हीट डिसिपेट करने में जाएगी। और हीट का डिसिपेशन तो रेजिस्टेंस कैपिटल आर में भी होगा, हीट का डिसिपेशन इनके रेजिस्टेंस में भी होगा। जहां जहां इलेक्ट्रिसिटी जा रही होगी, जहां जहां रेजिस्टेंस होगा, वहां वहां हीट प्रोड्यूस होगी, और ये एट द कॉस्ट ऑफ मैकेनिकल पावर ही होगी। तो अगर आप एनर्जी के एंगल से देखोगे इस प्रॉब्लम को, एनर्जी वाले एंगल से, तो रिक्वायर्ड एक्सटर्नल पावर इज टोटल हीट। अब टोटल हीट कितना होगा देखिएगा, कैपिटल आर के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होगी वो आई स्क्वायर आर की होगी, बट यहां पर जो हीट प्रोड्यूस होगी और यहां पर जो हीट प्रोड्यूस होगी, इनमें तो आई करंट नहीं जा रहा होगा। आप सर्किट से देखो ना, अगर यहां पर आई करंट जा रहा है तो इन दोनों से I/2 और I/2 जा रहा होगा। I/2 यहां जा रहा होगा, I/2 यहां आ रहा होगा। सिमेट्री से आइडेंटिकल है दोनों, और वो कैपिटल आई फिर यहां गया होगा। तो इस रेजिस्टेंस के अंदर जो हीट लॉस होगी वो लिखी जाएगी प्लस करंट I/2 उसका स्क्वायर इनटू ये रेजिस्टेंस पाई AR, और इसको 2 टाइम्स करेंगे बिकॉज ऐसी दो सेमी सर्कल्स बन रहे हैं, दोनों जगह ऐसा होगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 2, जो कि बेसिकली आई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर प्लस पाई ए स्मॉल आर डिवाइडेड बाय 2। विच इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। ये नेट रेजिस्टेंस ही कह सकते हो। बिकॉज ये पैरेलल में कनेक्टेड, पाई AR और पाई AR का इक्विवेलेंट पैरेलल के हिसाब से पाई AR/2, और इनका इक्विवेलेंट कैपिटल आर के साथ सीरीज में रखे थे, तो टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय आई स्क्वायर इज द नेट रेजिस्टेंस। इतनी ही पावर मेरे को चाहिए। ठीक है पॉइंट। अब यस सर। यस सर। चलिए ठीक, पावर को ILB से भी निकाल सकते थे, फोर्स इंटू वेलोसिटी से भी निकाल सकते हैं, बट ठीक है, ये लॉजिक अच्छा है कि हमारी जो पावर की जरूरत है, मेरे को एक्सटर्नल पावर की जो रिक्वायरमेंट है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए थी, तो इलेक्ट्रिसिटी वाली पावर ही एक्सटर्नल पावर होगी। सर सर अगर स्लाइडर का रेजिस्टेंस 0 होता तो कैसे नेट EMF निकालते? नहीं, EMF तो तब भी होगा, बिकॉज देखिए अगर यहाँ पर 0 रेजिस्टेंस भी हो जाएंगे, पहली बात तो ये एक मतलब प्रैक्टिकल चीज नहीं है। दूसरी बात, अगर मैथमेटिकल तरीके से अगर आप पूछ रहे हैं, मेरे ख्याल से आपका डाउट ये होगा कि इक्विवेलेंट EMF इज बेसिकली E1 R2 प्लस E2 R1 एंड ओवर R1 प्लस R2। तो हम एक मैथमेटिकल डिबेट में है, मैथमेटिकल डिबेट हुई कि R1 R2 0 है, तो मैथमेटिकली अगर आप पूछोगे तो इट विल बी 0/0 फॉर्म।
मैथमेटिकली इट विल बी 0/0 फॉर्म, तो इसकी लिमिट निकाली जाएगी एल हॉस्पिटल रूल वगैरह कुछ लगा करके, मतलब मैथमेटिकली तो ये डिफाइंड ही नहीं है Yes. ईएमएफ। हाँ, बट प्रैक्टिकली इसलिए बोलते हैं हम लोग क्योंकि बिकॉज R1 R2 कैन नेवर बी 0, टेंडिंग टू 0 हो सकता है बट 0 नहीं हो सकता कभी भी। तो ये इम्पॉसिबल है, बिकॉज सुपर कंडक्टर चाहिए होगा, उसके लिए रेजिस्टेंस 0 करनी है, तो सुपर कंडक्टर वो भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के नीचे जाना पड़ेगा। Yes. तो आंसर बन सकता है इसका। हाँ, ना बात करते हैं यार एक और प्रॉब्लम की जो कि बड़ी फ्रीक्वेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो है ईएमएफ इन रोटेटिंग वायर्स। तो इसमें एक रॉड है जिसकी कुछ लेंथ होगी, और ये सपोज दैट यहां पर हिंज कर दिया है एक पॉइंट पर, एंड देन उसको उसके अबाउट ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट किया इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी विच इज यूनिफॉर्म अगेन। तो कितना ईएमएफ जनरेट होगा ये पूछते हैं आपसे, बड़ा कॉमन एग्जाम क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है इसको। ईएमएफ इन दिस वायर बिटवीन द पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू, अगर ये रोटेट करेंगे तो ओमेगा स्पीड और लेंथ इसकी एल। तो अगेन सेम एक डिफरेंशियल एलिमेंट यहां भी चूज कर लेते हैं डीएक्स का, और इस डिफरेंशियल एलिमेंट की जो वेलोसिटी होगी, बिकॉज ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट होगा ये इस हिंज पॉइंट के अबाउट एक सर्कुलर पाथ पे जाएगा, और अगर ये डिफरेंशियल एलिमेंट इस हिंज के अबाउट एक सर्कुलर पाथ पे जाएगा तो यहाँ पे जो वेलोसिटीज होंगी सर्कुलर मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रेडियस मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, और रेडियस इसकी हिंज से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस यानी कि x हो जाएगी, एंड मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, तो v इक्वल्स टू r ओमेगा। और इससे इस डिफरेंशियल पोर्शन का ईएमएफ निकाल सकते हैं। अगेन सेम फॉर्मूला, वेलोसिटी मिल चुका है इनटू मैग्नेटिक फील्ड v b एंड इट्स लेंथ dx, v b लेंथ। अच्छा, यहां पर मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं कि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, हमने अभी आपको जनरलाइज फॉर्मूला कुछ और दिया था। जनरलाइज फॉर्मूले में हमने v क्रॉस b एंड डॉट l कहा था, लेकिन जब मैं न्यूमेरिकल कर रहा हूं तो क्रॉस और डॉट दोनों गायब है, ना कोई क्रॉस है ना कोई डॉट। तो वो इसलिए गायब है कि वेलोसिटी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी y एक्सिस की तरफ, लेंथ x एक्सिस की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस की तरफ। तो अगर ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, तीनों के तीनों परपेंडिकुलर है, तो आप क्रॉस और डॉट को हटा करके सिंपली VBL भी कर सकते हो। ये स्पेशल केस कर रहे हो आप, और बिकॉज यही आता है इसलिए मैंने क्रॉस और डॉट को हटा दिया इसमें से। हम लोग डील कर रहे हैं एक ऐसी सिचुएशन को जिसके अंदर वेलोसिटी, लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सो क्रॉस डॉट का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर हटा दीजिए इसको। और एक्सपेक्ट भी ये कर रहे हैं कि इतना कॉम्प्लिकेटेड आएगा नहीं, ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि इतना कॉम्प्लिकेटेड पेपर नहीं बना सकता कोई कि वो रोटेशन भी इन्वॉल्व हो जाए और ये परपेंडिकुलर भी ना हो, अलग अलग डायरेक्शंस में हो। तो वो एक्सट्रीम बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, उसको छोड़ने में ही फायदा है, फिर ऐसे न्यूमेरिकल्स को स्किप करने में ही ज्यादा फायदा है। तो ये ईएमएफ आएगा डिफरेंशियल पोर्शन में। टोटल ईएमएफ इंटीग्रेट करिए विद द लिमिट 0 to l एंड दैट ईएमएफ ई, जिसका कि एक रटा रटाया फॉर्मूला आता है b ओमेगा स्क्वायर बाय 2। ये याद करने में ही फायदा हो जाता है, बिकॉज कई बार क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। रोटेटिंग बार्स में b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2। बट ईएमएफ किन किन पॉइंट्स के बीच में है ये भी ध्यान देना होगा आपको। ये ईएमएफ जो निकाला गया है
वो पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच में है। मतलब हिंज वाला पॉइंट जहां पर क्लैंपिंग होगी, हिंज होगा, और दूसरा जो फ्री वाला होगा, फ्री पॉइंट, हिंज और फ्री उनके बीच का है। और पोलैरिटी की जहां तक बात करी जाएगी तो V क्रॉस B देखना है आपको, V क्रॉस B, वेलोसिटी इज डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस, तो V नीचे की तरफ और B इनसाइड, V क्रॉस B राइट साइड जा रहा है। तो पॉइंट Q पॉजिटिव है और पॉइंट P नेगेटिव टर्मिनल। इसको भी हम डायरेक्ट यूज करेंगे आगे, रोटेटिंग बार्स के न्यूमेरिकल्स में ये चीज डायरेक्ट यूज की जाएगी, B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2 वाला डायरेक्टली यूज करेंगे। और इसमें भी बता दें आपको कि अभी हम लोगों ने जो रॉड लिया है वो बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है, परफेक्ट स्ट्रेट लाइन है, और आंसर इज B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। बट रिजल्ट को अब एक्सटेंड करेंगे, अब हम डेरिवेशन ज्यादा नहीं करेंगे, बहुत टाइम कंज्यूम होता है उसमें। एक दो डेरिवेशन कर चुके हो, इतना ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको कि सही बताया जा रहा है। हमने एक सेमी सर्कुलर वायर लिया और उसको भी ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं विथ रेडियस कुछ A, रेडियस A, मैग्नेटिक फील्ड B इनसाइड, यूनिफॉर्म। तो अब आपको पिछले एग्जांपल से ना ये ट्रस्ट करना पड़ेगा कि जो आपको बताने जा रहे हैं वो सही आंसर होगा, डिराइव करने में टाइम लग जाएगा। ईएमएफ इस केस में भी आपका B ओमेगा अपॉन 2, और वही काम करिएगा, जो L है वो ये इफेक्टिव लेंथ लेने की, बस मतलब ये लेंथ लेने की बजाय इसकी इफेक्टिव लेंथ यूज कर लीजिए, उसका भी आंसर सेम आ जाएगा, 2 ओमेगा B ओमेगा 2A स्क्वायर बाय 2। लाइक अगर ऐसे कह दें कि एक स्ट्रेट वायर है और आगे जाकर के वो सेमी सर्किल बन गया, हॉकी की तरीके से, हॉकी स्टिक जो होती है उसकी तरीके से आई, और इसको हिंज करके इसको यहां पर रोटेट कर रहे हैं तो ओमेगा वेलोसिटी, ये लेंथ L है और इसका रेडियस A है। तो कितना ईएमएफ आएगा बिटवीन द पॉइंट P एंड पॉइंट Q, P और Q पॉइंट्स के बीच का ईएमएफ, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर भी क्रॉस के फॉर्म में। तो पॉइंट P और पॉइंट Q का ईएमएफ निकालना अगर मेरे को, तो लॉजिक फिर से ये लगाएंगे, ईएमएफ P और Q के बीच में चाहिए अगर मेरे को, तो इट इज B ओमेगा अपॉन 2, और पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच की ये लेंथ, ये हमारे लिए लेंथ होगी जो P और Q के बीच में, उसका स्क्वायर वो पाइथागोरस थ्योरम से 4A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बन जाएगा। L यहां तक की लेंथ हो जाएगी और 2A, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके वो लेंथ आ जाएगी 4A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की। और कभी कभी हिंज को वायर के बीच में नहीं रख देते, मतलब अभी तक हमने हिंज को बिल्कुल एंड पे रखा हुआ था, सपोज हिंज कहीं बीचों बीच है, यहां कहीं पर हिंज कर दिया इसको L/4 डिस्टेंस पे, और इधर 3L/4 है, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स में अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट विल बी द ईएमएफ वैल्यू, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q, ईएमएफ P और Q के बीच में कितना होगा, तो जो B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2 का रिजल्ट आप लोगों ने पढ़ रखा है, जिसको हम बार बार यूज भी कर रहे हैं, वो बिटवीन द हिंज एंड अदर फ्री एंड, हिंज और फ्री एंड मतलब H और P के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, या फिर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में,
मतलब इस पोर्शन का ईएमएफ, यहां पर जो ईएमएफ होगा उसको लिखेंगे बी ओमेगा 3L/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। और इधर से इधर वाले पोर्शन का जब ईएमएफ निकालेंगे हिंज से ऑन द अदर साइड, तो ये अलग फॉर्मूला लगाएंगे, बी ओमेगा अपॉन 2 और यहां पर L/4 का स्क्वायर। पोलैरिटी और देखनी पड़ेगी। सपोज दैट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है और ओमेगा इस तरीके से दिया गया है काउंट एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ के जितने भी पॉइंट्स होंगे, अगर ये ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो यहाँ के सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर, और इधर के जितने पॉइंट्स होंगे उनकी वेलोसिटी नीचे। इधर वेलोसिटी ऊपर की तरफ आएगी, यहाँ पर वेलोसिटी नीचे की तरफ आएगी। वी क्रॉस बी जब निकालेंगे यहाँ पर लेफ्ट साइड, मतलब इसमें लेफ्ट साइड पर पॉजिटिव टर्मिनल और राइट साइड पर नेगेटिव टर्मिनल, और यहां पर जब वी क्रॉस बी निकालेंगे तो इसमें राइट साइड पॉजिटिव आएगा और लेफ्ट साइड नेगेटिव आएगा, टर्मिनल्स ऐसे आएंगे। और फिर इनको बैटरीज के थ्रू रिप्लेस करें अगर, तो हिंज और पॉइंट क्यू के बीच एक बैटरी है जिसका प्लस लेफ्ट साइड पर माइनस राइट साइड पर, और हिंज और पॉइंट पी के बीच में, हिंज और पॉइंट पी के बीच में भी एक बैटरी है, नेगेटिव लेफ्ट और पॉजिटिव राइट। और यहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी का कंसेप्ट लगाइए, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का कंसेप्ट लगाइए जिसमें दोनों के प्लस टर्मिनल्स एक साथ ज्वाइंट। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है लेकिन प्लस और प्लस एक साथ ज्वाइंट है, मतलब ये ईएमएफ एक दूसरे को अपोज कर रहे होंगे। तो जो ओवरऑल ईएमएफ आएगा, नेट ईएमएफ, बेसिकली वो इन दोनों ईएमएफ का सबट्रैक्शन पोर्शन, दैट इज बी ओमेगा बाई 2 या 9L²/16 माइनस L²/16, ये टोटल ईएमएफ की वैल्यू। सर ये जो एल होता है ये हिंज से डिस्टेंस होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, हिंज से। तो सर ये L/2 होना चाहिए यहाँ ईएमएफ में मेरे हिसाब से। तो नहीं, तो हिंज जो है वो सेंटर पे नहीं है, हिंज L/4 डिस्टेंस पे। अच्छा, वो एंड से नहीं है, ठीक सर, समझ गया। अच्छा, तो ये आपका टोटल ईएमएफ आएगा जिसमें ऑब्वियसली ये वाली बैटरी स्ट्रांग है क्योंकि इसका ईएमएफ ज्यादा है, ये बैटरी वीक है, इसका ईएमएफ कम है। तो ओवरऑल लेफ्ट साइड प्लस बनेगा और राइट साइड माइनस बनेगा ओवरऑल। मतलब ये जो नेट ईएमएफ है इसमें ओवरऑल पॉइंट पी को प्लस कहा जाएगा और पॉइंट क्यू को माइनस कहा जाएगा नेट ईएमएफ में। यस सर, राइट। तो हमने आज ईएमएफ के बारे में इसलिए ज्यादा डिस्कस किया कि ऑब्जेक्टिव पेपर बन रहा है तो मेंस के लिए ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये फिर से एक बार रिपीट कर देगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। जो भी आप ईएमएफ का एक फॉर्मूला लगाते हो बी ओमेगा L²/2 वाला, इसमें जो पहली बात तो ये ईएमएफ में एक पॉइंट आपका हिंज होना चाहिए और दूसरा फ्री एंड होना चाहिए, हिंज और फ्री के बीच में। तो ये हिंज है, ये फ्री है, ये हिंज है, ये फ्री है, या तो यहां ईएमएफ निकलेगा या फिर इधर ईएमएफ निकलेगा। दो फ्री एंड्स के बीच में डायरेक्ट ईएमएफ नहीं आ सकता। दो फ्री एंड्स में अगर आप सोचोगे कि मैं डायरेक्टली ईएमएफ निकाल दूंगा तो नहीं आ पाएगा। पहले आपको फ्री एंड और हिंज तक जाना पड़ेगा और हिंज के बाद फिर से दूसरे फ्री एंड पे जाना पड़ेगा। दोनों सेगमेंट्स के अलग अलग ईएमएफ निकालने होंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी देखना होगा और फिर टोटल ईएमएफ फाइंड किया जाएगा। सर एक बार पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे जज किया बैटरी का? कौन सा?
वो हमेशा उसका एक सिंगल रूल है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट, वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव जेड डायरेक्शन में, मतलब जे कैप क्रॉस माइनस के कैप, जे क्रॉस माइनस के। ओके सर। ये इससे मालूम चलता है कि कहां पर पॉजिटिव आएगा। और सर ई नेट वाले में? नेट वाले में जिस ईएमएफ की वैल्यू ज्यादा आई है, जैसे यहाँ पर ज्यादा ईएमएफ आ रहा है, यस सर। तो जो जो बड़ा ईएमएफ है उसकी पोलैरिटी देखो आप, उसमें लेफ्ट साइड पॉजिटिव, राइट साइड नेगेटिव, बड़े ईएमएफ में। यस तो सर। ओवरऑल लेफ्ट साइड विल बी द पॉजिटिव एंड द राइट साइड विल बी द नेगेटिव एंड, ओवरऑल बड़ी वाली बैटरी के हिसाब से देखिए। ओके सर। इसी की कंटिन्यूएशन में, रोटेशन वाले की ही कंटिन्यूएशन में एक और प्रॉब्लम है, और वो भी बड़ा क्लासिकल प्रॉब्लम है, मतलब उसके ऊपर भी क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। एक डिस्क को रोटेट करें अगर, ओमेगा वेलोसिटी से अगर एक मेटालिक डिस्क रोटेट करे, और मेटल होना कंपलसरी है ऑब्वियसली, तो वुडन डिस्क को लेके क्या करेंगे? बिकॉज ईएमएफ के लिए कंडक्टर चाहिए, तो मेटालिक बॉडीज, मेटालिक डिस्क है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड बी along the axis of the disk। अच्छा, बाय डिफॉल्ट हम सारे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म ही लेके चल रहे हैं, तो अभी कोई कैलकुलस की जरूरत नहीं पड़ रही है मुझे। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द एक्सिस ऑफ द डिस्क, रेडियस इसका कुछ दे रखा गया होगा, उसे ए मान लेते हैं। कितना ईएमएफ जनरेट होगा इसके अंदर? ईएमएफ कितना जनरेट होगा? तो इस मेटालिक डिस्क को ना, सर ये रोटेट कैसे कर रही है? अब ये मतलब ओमेगा वेक्टर, मतलब ओमेगा वेक्टर और बी पैरेलल है ऐसे मानिए, अपनी एक्सिस के अबाउट, डिस्क अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ऐसे, सेल्फ अपनी खुद की जो एक्सिस होती है उसके अबाउट। मतलब डिस्क तो नहीं है, बट ये स्क्वायर प्लेट है मेरे पास, तो ये स्क्वायर प्लेट के परपेंडिकुलर जो एक्सिस जाएगी इसके अबाउट घुमा रहे हैं इसको ऐसे ऐसे, जो इस प्लेट के परपेंडिकुलर एक्सिस होगी ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड भी एक्सिस के पैरेलल है। ओके सर। सर बी ओमेगा ए स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही आंसर। इसमें भी लॉजिक क्या लगाएगी देखो, इस मेटालिक डिस्क को हम कई सारे रेडियल सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हो, बहुत सारे रेडियल सेगमेंट्स में। A disk can be divided into multiple radial segments. And they all are rotating with omega speed. तो किसी भी एक सेगमेंट में, मान लो हमने कोई ith सेगमेंट चूज किया, ith सेगमेंट, तो EMF in that ith सेगमेंट, बिकॉज कोई भी एक रेडियल सेगमेंट लोगे आप, कोई भी एक रेडियल लाइन, तो ये एक वायर की तरीके से काम करेगा, ओमेगा वेलोसिटी रोटेट कर रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा बी ओमेगा ए स्क्वायर अपॉन 2, जो भी पीछे पढ़ा उसी के हिसाब से। ईएमएफ इन वन रेडियल सेगमेंट बी ओमेगा ए स्क्वायर बाय 2। फिर हमने कोई पीएच सेगमेंट लिया, पीएच, व्हाट इज ईएमएफ इन दैट पीएच सेगमेंट? आंसर सेम है, बी ओमेगा ए स्क्वायर बाय 2। हमने कोई nth सेगमेंट चूज किया, आंसर फॉर दैट इज आल्सो बी ओमेगा ए स्क्वायर बाय 2, बिकॉज सबकी लेंथ बराबर है।
तो इसके अंदर आप जितने भी रेडियल सेगमेंट लोगे उन सभी रेडियल सेगमेंट्स में सेम ईएमएफ आएगा, और ये सारे रेडियल सेगमेंट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, बिकॉज जितने भी रेडियल सेगमेंट्स हैं उनका एक एंड सेंटर पे है और दूसरा एंड सरकमफ्रेंस पे है। तो हर एक रेडियल सेगमेंट एक बैटरी है, यानी ये एक बैटरी है, दूसरा रेडियल सेगमेंट बैटरी है, तीसरा रेडियल सेगमेंट बैटरी है। तो मल्टीपल बैटरीज ऑफ सेम ईएमएफ आर कनेक्टेड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। और अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था कि अगर आइडेंटिकल ईएमएफ की कई सारी बैटरीज लगा दी जाए पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो इक्विवेलेंट ईएमएफ सेम आ जाता है, एंड देयरफॉर इसमें जो फाइनल ईएमएफ आएगा वो भी आपका बी ओमेगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होगा। रीजनिंग भी इंपॉर्टेंट होती है समझने के लिए। अभी लास्ट ईयर पेपर पैटर्न में देख रहा था तो असर्शन रीजनिंग भी कुछ लोग के पेपर में आया हुआ है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आया ही था। यस सर। और वहां पर बड़ी क्लोज तरीके से उन्होंने मतलब जो स्टेटमेंट वाले स्टेटमेंट टू इतने क्लोज थे, थोड़ा सा टफ हो रहा था ये देख पाना कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो आंसर तो मैं बता रहा हूं, बट उसके अलावा आप समझोगे कि व्हाई इट इज बी ओमेगा ए स्क्वायर बाय 2 बिकॉज दिस डिस्क कैन बी कंसीडर्ड एज parallel combination of infinite rods, each having EMF of b omega a square by 2. अब जो प्रॉब्लम है वो इसके आगे है, मतलब यहाँ तक तो ठीक है सर। हाँ जी सर अगर ऐसा हो कि ओमेगा वेक्टर और बी परपेंडिकुलर हो किसी क्वेश्चन में तो नहीं आएगा ये में सर। अगर यार इनका म्यूचुअल परपेंडिकुलर होना बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि वेलोसिटी जो होगी ना वो तो डिस्क के प्ले आएगी, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी नहीं, जो लीनियर वेलोसिटी होगी मतलब यहाँ के जो पॉइंट्स का लीनियर वेलोसिटी होगा वो आपका ऐसे होगा वेलोसिटी v, जो कि b के परपेंडिकुलर है। बट हाँ आप जो पॉइंट बोल रहे हो वो भी एक पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन उसमें बड़ा ओमेगा को बहुत स्पेशल तरीके से रखना होगा और उसका आंसर इतना सिंपल वे में नहीं आ पाएगा। फिर मेरे ख्याल से जो आप पूछ रहे हो वो भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि इसको हम डायमीटर के अबाउट रोटेट करा दें। यस। तो वो बट एक डिफिकल्ट केस बन जाएगा, क्योंकि उसमें जितने भी हम सेगमेंट्स बनाएंगे वो सब सेम ईएमएफ के नहीं बन पाएंगे, सिमेट्री इन्वॉल्व नहीं होगी इसमें। खैर जो मैं कहता मेन मुद्दे वाली बात वो कंप्लीट कर दें इसको, जो मेन मुद्दा है उसमें क्या है, और इसके ऊपर आपको हाँ जी रिंग रोटेट करेंगे सर तो भी ईएमएफ आएगा उतना ही। किसमें फिर से बोलो। सर रिंग वैसे ही रोटेट करे डिस्क की बजाय। नहीं, डिस्क की बजाय अगर आप रिंग को रोटेट करेंगे तो नहीं आएगा आंसर। इनफैक्ट अब कितना आंसर आएगा, पॉइंट आपका भी वैलिड है, डिस्क में तो आ रहा है बट अगर रिंग रोटेट करेंगे तो ईएमएफ कितना आएगा उसमें। ओमेगा से रोटेट करें और रिंग है ये, तो देखो ईएमएफ जो आया था ना डिस्क में, यार आप शायद मेरे ख्याल से रीजनिंग नहीं समझ पाए इसकी। जब आप एक मेटेलिक डिस्क ले रहे हो तो ईएमएफ रेडियल सेगमेंट्स में आ रहा है, इन रेडियल सेगमेंट्स में। अच्छा मैं उसके पीछे की भी स्टोरी बताता हूँ, ईएमएफ क्यों आया था। आप उसके अंदर की भी कहानी देखो कि क्यों ईएमएफ आया ही क्यों। देखिए जरा फोकस करो आप कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर और डिस्क को रोटेट किया है
मैग्नेटिक फील्ड है और डिस्क को रोटेट किया, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इसके अंदर के जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो सब एक लीनियर वेलोसिटी पे आ जाएंगे? आप लोग इमेजिन करो ना, एक राउंड टेबल है और वो रोटेट नहीं कर रहा है। इमेजिन करिएगा, एक राउंड टेबल है जो कि रोटेट नहीं कर रहा और उसके ऊपर कोई सामान रखा हुआ है। तो जब आप टेबल को रोटेट कराओगे तो टेंडेंसी क्या होगी उस ऑब्जेक्ट की, सेंटर की तरफ जाने की या सेंटर से बाहर जाने की? अगर एक बाहर, सेंट्रीफ्यूगल एक्शन इसी को बोलते हो कि अगर कोई चीज रेस्ट पे है और अगर हम टेबल को रोटेट करेंगे तो हमेशा ऑब्जेक्ट्स बाहर की तरफ स्लाइड करना पसंद करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड बी था, जैसे ही इसमें ओमेगा लाया, यहां का फ्री इलेक्ट्रॉन सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की वजह से बाहर चला जाएगा सरकमफ्रेंस की तरफ, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स सरकमफ्रेंस की तरफ जाएंगे, मतलब यहां पर नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे, तो एक्सिस की तरफ ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट हो जाएंगे और प्लस और माइनस के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आ गए। फोर्स ऑन द चार्जेस, लॉरेंज फोर्स Q, V क्रॉस B डॉट V क्रॉस B प्लस E होता है लॉरेंज फोर्स। और नोटिस करें जरा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को x डायरेक्शन मानते हो, इसके परपेंडिकुलरली y डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड को हम z डायरेक्शन मान लेते हैं, तो यहां पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी वेलोसिटी y डायरेक्शन में जाएगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। तो यहां पर J कैप मैग्नेटिक फील्ड K कैप और यहां पर I कैप। कहने का मतलब ये है आ रहा पॉइंट आपको, ये चीज समझ में आ रहा कुछ नहीं तक? ये डीपली चलेगा थोड़ा सा इसमें, मतलब आप डेप्थ में घुस गए कि ईएमएफ जो आया क्यों आया। देखिए पहली बात तो ईएमएफ बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के नहीं आ सकता। ईएमएफ इज अ काइंड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो मेटालिक डिस्क में क्या होता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर भागते हैं, एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव, टर्मिनल क्रिएट हो जाते हैं, टर्मिनल्स क्रिएट होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। क्या रिंग में ये चीज पॉसिबल है? अगर रिंग होता, रिंग, पहली बात तो रिंग में यहां पर अंदर कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं। रिंग में सारे इलेक्ट्रॉन सरकमफ्रेंस पर हैं। अब उससे वो जाएंगे कहां? मेटल को छोड़ करके बाहर तो जाएंगे नहीं, या मेटल को छोड़ करके अंदर भी नहीं आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन ना बाहर जा पाते, ना बाहर जा सकते हैं, ना अंदर आ सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं करेंगे तो माइनस प्लस क्रिएट नहीं होगा, ईएमएफ जनरेट ही नहीं होगा उस केस में। यानी कि ये जो भी फॉर्मूला आप देख रहे हो वो सिर्फ डिस्क के लिए वैलिड है, नॉट फॉर द रिंग। मेरे ख्याल से इसको अवॉइड करने ज्यादा अच्छा, बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा फिर इसमें। सर सर इस केस में सर ईएमएफ चेंज इन फ्लक्स की वजह से जनरेट नहीं होगा? नहीं, फ्लक्स कहाँ चेंज हो रहा है इसमें? हाँ सर। देखिए फ्लक्स का कंसेप्ट लूप के लिए लगाया जाता है। देखो आप लोग पूरी बात समझो, फ्लक्स का जो कंसेप्ट है, आप फ्लक्स डिफाइन करते हो फॉर ए लूप। फैराडेज लॉ के स्टेटमेंट को पढ़िए, ईएमएफ इंड्यूस इन अ लूप। यस सर। डिस्क इज नॉट अ लूप, रिंग इज अ लूप। तो रिंग में आप फ्लक्स का कंसेप्ट लगाओ, एंड फ्लक्स इज नॉट चेंजिंग,
बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और एरिया ऑफ रिंग कांस्टेंट है, सो देयर इज नो चेंज ऑफ फ्लक्स, नो ईएमएफ। डिस्क में लूप नहीं एक्चुअली, वो सरफेस है, एक सॉलिड सरफेस है, और सॉलिड सरफेस में ईएमएफ जब आते हैं ना, और उनसे जो करंट फ्लो होती है, इनको आप एक अलग स्पेशल टॉपिक के नाम से पढ़ते हो, इन्हीं को पढ़ते हो एडी करंट्स के नाम से, जो सॉलिड सरफेस पर इंड्यूस करंट्स के फिनोमेना को बताते हैं। तो मैं जिस क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करना था वो रह गया है, 2 मिनट का टाइम दे दो भाई, वरना पर्पस डिफीट हो जाएगा जिसके लिए हमने क्वेश्चन उठाया था कि ये जो मेटेलिक डिस्क था, ठीक है, ओमेगा से इसको रोटेट करा रहे थे, इसमें क्या किया गया है, जो इसकी सेंटर पॉइंट है और इसका जो सरकमफ्रेंस पॉइंट है, इनके बीच में सपोज दैट कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया गया, एक रेजिस्टेंस मान लो कनेक्ट किया है सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच में, सेंटर एंड सरकमफ्रेंस के बीच में। कितना करंट फ्लो होगा उसमें, अगर मान लिया जाए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर है, इसमें क्या करंट फ्लो होगी, और हम ये मान के चल रहे हैं डिस्क कांस्टेंट ओमेगा से चल रहे हैं, तो करंट इन दिस रेजिस्टेंस क्या डायरेक्शन होगी, क्या मैग्नीट्यूड होगा, सब कुछ। तो यहां पर पहले तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि प्लस माइनस टर्मिनल्स किधर आएंगे, और जो ओमेगा की डायरेक्शन है उसके हिसाब से हम यहाँ के किसी भी पॉइंट पर लीनियर वेलोसिटी v निकालें अगर, तो लीनियर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट विल बी समथिंग लाइक दिस, इस तरफ अंदर की तरफ आएगी लीनियर वेलोसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड b ऊपर की तरफ, सो v क्रॉस b अगर हम निकालेंगे यहां पर, देखा से बाहर की तरफ आएगा जी। यस तो ये पॉजिटिव टर्मिनल बना और ये नेगेटिव टर्मिनल बना। और करंट पॉजिटिव साइड से निकलेगा आई, रेजिस्टेंस में जाएगा और वापस यहां पर आ जाएगा, और करंट की वैल्यू ईएमएफ बी ओमेगा ए स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन रेजिस्टेंस आर। ए इज द रेडियस, स्मॉल ए रेडियस है इसका। हमने डिस्क के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया है, उसको कंसिडर करना अपने आप में एक चैलेंज है। मतलब वो हम क्या नॉर्मली कोई भी उसको कंसिडर करना पसंद नहीं करते, बिकॉज वो डिफिकल्ट बनता है, बिकॉज जो डिस्क में करंट फ्लो हो रही है वो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में, यहां तक तो करंट सिंपल आ रही है, बट उसके बाद करंट डिस्ट्रीब्यूट होकर फ्लो करेगी। मतलब अगर आपको डिस्क पे करंट दिखाने को कहा जाए तो दिखाई नहीं पाओगे, बिकॉज ये जो करंट आई आ रहा है यहाँ से, उसका कोई एक वेल डिफाइंड पाथ नहीं है। लूप और सरफेस में यही फर्क है, लूप में करंट का एक स्पेसिफिक पाथ होता है, यहाँ पर सरफेस है, करंट का कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं है। यहां से जो करंट आएगा वो रेडियली डिवाइड होकर जाएगा, द करंट विल डिवाइड इन द रेडियल डायरेक्शंस। मतलब ये करंट पूरे सरफेस में स्प्रेड करके करंट का अमाउंट आई रहेगा। मतलब कि अगर इधर की तरफ di1 करंट जा रहा है, इधर की तरफ di2 करंट जा रहा है, किसी और डायरेक्शन में di3 करंट जा रहा है, तो दैट i इज एक्चुअली di1 प्लस di2 प्लस di3 एंड सो ऑन। इस तरीके से करंट रेडियल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। बट हमारे लिए उससे कोई मतलब नहीं है, करंट डिवाइड होना रेडियल ब्रांचेस में होने दीजिए। तो हम इतना डीपली जाना भी नहीं चाहते, और हम क्या कोई भी नहीं जाना चाहेगा, 12th स्टैंडर्ड पर ये जाना पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन मेरा ये था, ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो व्हाट एक्सटर्नल पावर इज रिक्वायर्ड, क्योंकि ये तो आपको हमेशा करना पड़ेगा। जनरेटर है ये सारे, चाहे वो रोटेटिंग जनरेटर हो चाहे स्लाइडिंग जनरेटर हो,
जनरेटर मतलब जनरेटर, और उसके लिए मैकेनिकल पावर चाहिए। बिना मैकेनिकल पावर का कोई भी जनरेटर काम नहीं करता। तो व्हाट एक्सटर्नल पावर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन दिस एंगुलर वेलोसिटी, और इसका सीधा सा आंसर है जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल, मैकेनिकल पावर इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल पावर। So the required external power should be same as the power dissipated as the electricity dissipated in form of electricity, thermal power, heat dissipated in the resistance. So that is I square multiplied by resistance R, और I square की वैल्यू पुट करेंगे तो this is B square omega square a to the power 4 over 4R square multiplied by R, एक R कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। इतनी पावर चाहिए होगी, जो कि फिर से ओमेगा स्क्वायर पर डिपेंडेंट है। लास्ट क्लास में भी आपसे कहा था कि पावर किसी भी जनरेटर के लिए उसकी स्पीड के स्क्वायर पर डिपेंड करना चाहिए हमेशा, आंसर को वेरीफाई करने का जो तरीका है। सर इसमें वो चीज मान ली है ना कि डिस्क का मतलब रेजिस्टेंस 0। हाँ, वो मान के करेंगे, वो उसको कंसिडर करने पर प्रॉब्लम ये आएगी ना कि ये जो करंट डिवाइड होंगी, पहली बात तो कितने रेडियल सेगमेंट बनेंगे इसका कोई आंसर नहीं है, और एक रेडियल सेगमेंट में कितना रेजिस्टेंस जाएगा उसका भी कोई आंसर नहीं है, प्लस ये सारे रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। यस। अगर मान भी लेंगे, देखो अगर हम मेटल का रेजिस्टेंस मान भी लेंगे तो भी हो जाएगा आंसर, आंसर तो तब भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो पी एक्सटर्नल इससे ज्यादा आएगा। हाँ, तो उसमें नीचे टोटल रेजिस्टेंस कर लीजिए, आर प्लस आर डिस्क, मतलब अगर न्यूमेरिकल के पॉइंट से मेरे से पूछोगे तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि यहाँ पर नेट रेजिस्टेंस कर देना आप, क्योंकि वर्किंग प्रिंसिपल क्या कह रहा है आपसे भाई, इन रेडियल सेगमेंट्स में जो भी रेजिस्टेंस है और जो भी करंट जा रहा है, टोटल करंट तो आई फ्लो कर रहा है ना आपका। यस। मैं तो उस प्रिंसिपल को यूज कर रहा हूं कि जो मैकेनिकल पावर की मेरे को जरूरत है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए चाहिए, थर्मल पावर के लिए चाहिए, तो थर्मल पावर यहाँ के रेजिस्टेंस में भी जाएगी, थर्मल पावर यहाँ के रेजिस्टेंस में भी जाएगी, और टोटल रेजिस्टेंस में तो टोटल करंट आई जा रहा है, भले वो डिवाइड होके जा रहा है। तो अगर बात सिर्फ पावर की है ना, तो आप यहाँ पर नेट रेजिस्टेंस यूज कर सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। यस। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आज इतना ही रखेंगे अभी।